वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू योर सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कल मैंने एक बच्चे का कमेंट पढ़ा कि बेटा शिप्रा मैम से लेक्चर मत मांगो, वो इतने आसानी से देंगी नहीं, बहुत देर में है। बेटा पूरे लगातार लेक्चर्स दिए तुम्हें, पर 2 दिन जो है वो मैं थोड़ा घूम फिर रही थी तो इसलिए लेक्चर नहीं आ पाए। पर अब आपको पूरे कंटिन्यूस लेक्चर मिलेंगे। हमारे पास 2 लेक्चर और उसके बाद ये चैप्टर खत्म। देन विल मूव टू द हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी में सारे वन शॉट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आप कभी फंस जाएं, अगर आपका कोई यूनिट टेस्ट है तो फिर आप उन वन शॉट्स को देखकर जा सकते हैं। वन शॉट्स को देखने से पहले मेरा ये निवेदन रहता है कि आप लेक्चर्स को पहले देखिए। अदरवाइज वन शॉट में क्या होता है, चीजें ऑब्वियसली थोड़ी छोटी होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि पहले आप प्रॉपरली लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद ही वन शॉट को प्रेफर करिए। पर वन शॉट्स देखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेरे वन शॉट्स में लिखा है शी इज द क्वीन ऑफ वन शॉट। एक्चुअली शी इज नॉट द क्वीन ऑफ वन शॉट, शी इज द क्वीन ऑफ एवरीथिंग। तो ये सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूं मैं, पर आप एक बार लेक्चर देखोगे देन यू विल थॉरली एंजॉय इट। पर इस प्लेलिस्ट को, जिसमें लेक्चर मेरे पूरे बने हुए हैं, इस प्लेलिस्ट को प्यारे बच्चों अपने सारे क्लासमेट्स को शेयर करिए और उनको भी एंजॉय करने का मौका दीजिए, उनको भी प्यारे लेक्चर्स का हिस्सा बनने का मौका दीजिए। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो एक हायर लेवल के कॉम्पिटिशन जो आपको देने हैं, वो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे वो ओलंपियाड हो या NTSC हो। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको अभी इस कॉम्पिटिशन के लिए तैयार कर रही हूँ। जब आप आगे मूव करेंगे तो मेरे हर चैनल पे जो है 9th 10th आपका स्कूल हो गया, नीट का चैनल हो गया, उसमें मेरे प्रॉपरली नीट के लिए लेक्चर पढ़े हैं। तो मैं 10th में नीट पढ़ाने पे बिलीव नहीं करती। 10th में मैं 10th से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसको पढ़ाने में बिलीव करती हूँ। नीट के लिए हमने स्पेशल लेक्चर्स बना रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू योर सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स। अब देखो भैया, प्लांट जो है उसमें आप अगर ये सोचो कि उसके पास नर्वस सिस्टम है, उसके पास हाथ पैर है, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तो क्या करें बताओ। उनके पास जान नहीं है क्या? उनके पास भी जान है, क्योंकि अगर जान नहीं होती तो भाई हमेशा स्टेम का मूवमेंट सनलाइट की ओर क्यों होता। अगर जान नहीं होती तो रूट का मूवमेंट जमीन की ओर क्यों होता। जान नहीं होती तो सनफ्लावर का मूवमेंट सन के डायरेक्शन की ओर क्यों होता। अगर जान नहीं होती तो माइम्यूसापोइडी के छुई मुई प्लांट में ड्रॉप डाउन क्यों होता, ड्रूपिंग क्यों होती। सो बेसिकली हम ये जानते हैं कि जान है, पर हमारे जैसे नर्वस सिस्टम, हमारे जैसे नर्व्स, हमारी जैसी चीजें नहीं है। तो क्या है उनके अंदर, आइए समझते हैं। उनके अंदर जो 2 चीजें हैं, उनके अंदर एक है मूवमेंट, दूसरा है बच्चों क्या, उनके हार्मोन्स। तो उनके बॉडी में सेंसिटिविटी है, उनके बॉडी में जान है, ये हम जानते हैं उनके द्वारा किए गए मूवमेंट से और उनके द्वारा की गई ग्रोथ से, उनके द्वारा दिए गए रिस्पॉन्स से, जैसे पत्तों का झड़ना, जैसे फलों का पकना, जैसे कि स्टेम की ग्रोथ होना, ये सब उनके हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। तो प्लांट में जान है, ये हम 2 चीजों से समझ सकते हैं, एक उनके मूवमेंट से, एक उनके द्वारा किए गए रिस्पॉन्सेस से टुवर्ड्स द ग्रोथ, टुवर्ड्स द सीड जर्मिनेशन, टुवर्ड्स द डोर्मेंसी, टुवर्ड्स द पार्थेनोकार्पी, टुवर्ड्स द सेनेसेंस। अब ये एंडा बेंडा गेंडा मैडम क्या शब्द बोल रही हैं आपको इस लेक्चर में समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। देखो, तो प्लांट के पास ऐसा कोई इलैबोरेटेड सिस्टम नहीं है जैसा अपने पास है। बेटा अपना तो इलैबोरेटेड सिस्टम एक बाकी है अभी, जिसका नाम है हार्मोन। तो प्लांट के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। दूसरा बात यह है कि इसके बावजूद प्लांट जो होते हैं वो वेरियस स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है मैंने आपको समझाया था, बहुत समय से समझा भी रही हूँ। स्टिमुलस आर द सिग्नल जो आपको बाहर से मिलते हैं। तो उन स्टिमुलस के प्रति आप रिस्पॉन्स करते हैं। आप एनिमल हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, एंडा है, गेंडा है, कोई भी है, हर कोई रिस्पॉन्स करता है। पर क्या प्लांट भी रिस्पॉन्स करता है? तो जी हाँ, प्लांट भी रिस्पॉन्स करता है। उनके लिए लाइट एक स्टिमुलस है, ग्रेविटी एक स्टिमुलस है, वाटर एक स्टिमुलस है, टच एक स्टिमुलस है, जो है केमिकल एक स्टिमुलस है, सपोर्ट एक स्टिमुलस है। इन सारे स्टिमुलस के प्रति प्लांट भी रिस्पॉन्स करता है। वो आपको दिख नहीं रहा है, पर प्लांट जो है रिस्पॉन्स करता है। किसी भी प्रकार का मूवमेंट अगर प्लांट में हो रहा होगा, आपने इंसेक्टिवोरस प्लांट देखा होगा, फ्लाई ट्रैप कहते हैं उसको, कस्क्यूटा, ड्रैगन ट्रैप, ये सब क्या करते हैं कि जैसे इनके ऊपर इंसेक्ट पकड़ते हैं बंद कर लेते हैं। तो इनको कैसे पता चले? इनको भगवान ने बोला जा तथास्तु, जैसे इंसेक्ट गिरेगा तू बंद कर लेना अपने आप को। ऐसा नहीं है। जैसे ही उन पर क्या होता है, टच होता है, उनके ऊपर क्या होता है, थोड़ा सा वेट आता है, वैसे ही वो अपने आप को बंद कर लेते हैं और उनको लगता है कि उनका वो शिकार है।
अब आप उसमें अपनी भी उंगली घुसेड़ लेंगे तो भी वो बंद कर लेगा। उसको ये लगता है कि क्या आया है बच्चों, उसको ये लगता है कि भैया उसके अंदर कोई सामान घुसा है जो कि उसका शिकार हो सकता है। इसे कहते हैं थिग्मोनास्टिक। कोई भी टच प्रेशर की वजह से चीजें बंद हो जाती हैं, खुल जाती हैं। तो भाई जीवित है तभी तो ऐसा कर रहा होता है ना। हम लोगों को भी कोई टच करे, साले हट यहाँ से, तो अपन भी हटाते कि नहीं हटाते, तो हमको भी मतलब टच के प्रति रिस्पॉन्स हम भी शो करते हैं, तो वो भी शो करते हैं, इसके मतलब वो भी जीवित है। क्लियर। प्लांट इनफैक्ट शो टू डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। तो मैंने आपको क्या बताया कि प्लांट अपने मूवमेंट और अपने बिहेवियर से रिस्पॉन्स शो करते हैं। किससे किससे? मूवमेंट और बिहेवियर से। मूवमेंट दो प्रकार का हो सकता है बच्चों, एक होता है डायरेक्शनल मूवमेंट, एक होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। एक बात ध्यान समझ, देखो ये जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ बहुत ही लल्लू टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, ध्यान से सुनना। मूवमेंट जो होता है वो होता है एक डिपेंडेंट इनटू ग्रोथ और एक होता है इंडिपेंडेंट इनटू ग्रोथ। समझे? मूवमेंट प्लांट का होना ये बताता है कि प्लांट जीवित है, नंबर 1। मूवमेंट दो प्रकार का हो सकता है, डिपेंडेंट इनटू ग्रोथ, दूसरा है इंडिपेंडेंट इनटू ग्रोथ। बोलिए मेरे साथ, पहला है डिपेंडेंट इनटू ग्रोथ, दूसरा है इंडिपेंडेंट इनटू ग्रोथ। अब मैं बात करूं कि डिपेंडेंट इनटू ग्रोथ क्या है, तो क्या बोलोगे तुम कि प्लांट का मूवमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि उधर साइड ग्रोथ हो रही है। ऑब्वियसली अब सोचो शिप्रा मैम एक प्लांट है, ठीक। अब मान लो शिप्रा मैम का हाथ ऐसा है, मान लो प्लांट की ये 2 लीफ लगी, पर अगर मान लो ये वाला, ये 2 लीफ, ये लीफ है ना, ये लीफ है मेरा हाथ, और ये जो है ये क्या है जिसपे लीफ जो है आपका डंडा, ठीक है, इस पे लगा हुआ है। अब अगर इस डंडे की लेंथ बढ़ती जाएगी तो मेरा लीफ भी ऐसे नीचे गिरता जाएगा, तो हम ये बोलते हैं कि ग्रोथ हो गई। पर आपको ये समझना है कि जो लीफ यहाँ थी अब वो लीफ यहाँ पहुंच गई, तो मूवमेंट भी तो हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा मूवमेंट बाय द प्लांट बाय द हेल्प ऑफ ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या बोला मैंने? मान लो कि शिप्रा मैम एक प्लांट है, ठीक है, शिप्रा मैम की ये 2 लीव्स लगी हुई है, पर जैसे जैसे आपके स्टेम की ब्रांचेस की हाइट बढ़ती जाएगी लीफ दूर जाती जाएगी, तो हमें कहते हैं अरे अरे प्लांट मूव कर रहा है। पर प्लांट की लीव्स दूर इसलिए चली गई क्योंकि प्लांट की जो ब्रांचेस थी उसमें ग्रोथ हो रही थी, तो प्लांट की लीफ में मूवमेंट हुआ है ग्रोथ की वजह से। समझ रहे हो इतनी बात? दूसरा होता है नॉन डायरेक्शनल ग्रोथ। अगर किसी स्टिमुलस के प्रति प्लांट में ग्रोथ नहीं हुआ पर वो अपना जो है इधर उधर चेंज कर ले, जैसे कि पत्तियां खुली हैं तो बंद हो जाए, फ्लावर खिला है तो बंद हो जाए, फ्लावर बंद है तो खिल जाए, पर वो अपनी जगह से चेंज नहीं हो रहे, पर वो मूवमेंट कर रहे हैं। देखो भैया उनके साइज वाइज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, समझो, उनकी साइज में लंबा या छोटा नहीं हो रहा है, वो उसी साइज में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से मूवमेंट शो हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? अगर पानी भर दोगे तो भारी होके चीजें नीचे चली जाएंगी, नीचे चली जाएंगी मतलब बढ़ के नीचे नहीं चली जाएंगी, उसी जगह पर नीचे हो जाएंगी। प्लांट पानी छोड़ दोगे तो ऊपर चली जाएंगी। तो आपको ये समझना है दिस इज द ग्रोथ which is independent of growth, मतलब this is the movement which is independent of growth। फिर समझना, अगर आपके प्लांट की ग्रोथ मूवमेंट की अगर आपके प्लांट का मूवमेंट ग्रोथ की वजह से हो रहा है तो इट इज द मूवमेंट बाय द ग्रोथ, ठीक है। अगर आपके प्लांट का मूवमेंट ग्रोथ की वजह से नहीं हो रहा है, किसी और चीज की वजह से हो रहा है, तो इट इज द ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। जैसे कि अगर किसी प्लांट के फ्लावर का खिलना या फ्लावर का बंद होना, जैसे कि एक एग्जांपल बताती हूँ, बहुत सारे ऐसे फ्लावर होते हैं जो रात में खिलते हैं, दिन में बंद हो जाते हैं, रात रानी कहते हैं इनको हम। भाई उनके लिए रात एक स्टिमुलस है, एक सिग्नल है, जैसी रात होती है वो अपने आप खिल जाते हैं, पर खिल के वो दूर नहीं चले जाते। पर मूवमेंट क्या होता है? अगर आप वहां हिल डुल भी रहे तो भी वो मूवमेंट ही हुआ। तो यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही है प्लांट की, यहाँ पर स्टिमुलस जो है जैसी रात हुई वो खिल गए। समझ में आई बात? तो प्लांट की ग्रोथ हो नहीं हो, रात हुई अगर तो हमारे फ्लावर खिलेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये होता है मूवमेंट विदाउट एनी ग्रोथ। क्लियर है? स्टेम का मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, स्टेम मूवमेंट करती है बाय द ग्रोथ, दिस इज द ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। क्लियर है? आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर ग्रोथ नहीं हुई फिर भी मूवमेंट हो रहा है, इट इज द ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। अगर मूवमेंट हो रहा है क्योंकि ग्रोथ हो रही है इसलिए, तो इसे कहते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वन टाइप ऑफ मूवमेंट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जैसे कि रात होने पर फ्लावर का खिलना, सनफ्लावर का जैसे सनफ्लावर के छोड़ो, दिन होने पर फ्लावर का खिलना। आप प्लांट नहीं ग्रोथ कर रहा है पर हमारा फ्लावर खुल गया, हमारा फ्लावर बंद हो गया, पहले प्लांट बाढ़ में जाए, ठीक है। Other type of movement is dependent on growth. Both this type of movement affected by the plant hormones. अब आपको ये समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये डिपेंड करता है फाइटो हॉर्मोन्स पे, जो कि इस लेक्चर पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। समझना बात को ध्यान से। अदर वर्ड्स,
हमेशा याद रखना कि प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई न्यूरॉन्स नहीं है बेटा। प्लांट के पास सिर्फ है हार्मोन्स, और उन्हीं हार्मोन्स की वजह से वो इतना मूवमेंट शो कर पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट के पास न्यूरल कोऑर्डिनेशन नहीं होता, प्लांट के पास सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, प्लांट का मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है, ठीक है? तो प्लांट हार्मोन प्लांट के बिहेवियर को दो तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं। पहला, प्लांट हार्मोन की वजह से ग्रोथ होती है और ग्रोथ की वजह से मूवमेंट होता है, ठीक है? उसके बाद ध्यान सुनना, एक मैं कहा था जीआईएफ भी लाई होंगी, जीआईएफ भी होगा मेरे पास, कहाँ है जीआईएफ? जीआईएफ होगा मेरे पास, जो होगा होगा। ओके, लुक एट दिस, लुक एट दिस। लाइट पड़ती जा रही है और जैसी लाइट बढ़ रही है तो स्टेम की हाइट बढ़ रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि प्लांट का मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट हो रहा है, और ये मूवमेंट ग्रोथ तो हो ही रही है ना। देखो ध्यान से, लाइट पड़ी, प्लांट की ग्रोथ ऊपर हो रही है, ग्रोथ हो रही है मतलब मूवमेंट हो रहा है। तो अगर मान लो लाइट नहीं पड़ती, लाइट नहीं पड़ती तो ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ नहीं है तो मूवमेंट नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मूवमेंट। इफ द ग्रोथ इज प्रेजेंट then the movement is present, if growth is not present then the movement is not present। तो स्टेम की ग्रोथ हमेशा सनलाइट की ओर होती है, तो हम ये मानते हैं कि सन का जो आपके स्टेम का मूवमेंट है वो हमेशा सन की ओर होता है। समझ में आ गई बात? तो स्टिमुलस कौन है? सन है। ग्रोथ हो रही है स्टेम की, किसकी ओर हो रही है? किसकी ओर हो रही है? सन की ओर हो रही है। तो सन एक स्टिमुलस हो गया, सनलाइट एक स्टिमुलस हो गई, स्टेम का मूवमेंट हो गया टुवर्ड्स द सनलाइट। तो मूवमेंट है, तभी हम मान रहे हैं कि ओ प्लांट में मूवमेंट है। क्यों मूवमेंट है? क्योंकि प्लांट ग्रोथ कर रहा है टुवर्ड्स द स्टिमुलस। समझ में आ गई बात? ना एक और चीज देखो, यहां पर देखो, यहां पर प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, पर फिर भी आप देखो कि जैसे ही टेम्परेचर या सनलाइट चेंज हो रहा है तो फ्लावर खिल रहा है। तो ये भी तो मूवमेंट है ना। मूवमेंट का मतलब ये होता है कि आप जगह नहीं चेंज करो पर हिलना डुलना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे ही लाइट या टेम्परेचर में चेंज होता है, प्लांट खिल जाता है, प्लांट बंद हो जाता है, या फ्लावर खिल जाते हैं, फ्लावर बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही है, पर फिर भी प्लांट अपना मूवमेंट, फ्लावर अपने मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ नहीं है, फिर भी मूवमेंट है, पर स्टेम का ग्रोथ हो रहा है इसलिए मूवमेंट हम दिखा रहे हैं। स्टेम में मूवमेंट ही इसलिए हो रही है क्योंकि ग्रोथ हो रही है, तो हम ये कहते हैं ग्रोथ की वजह से मूवमेंट हो रहा है। क्लियर है बच्चों? आई होप इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे प्लीज बताओ ना बच्चों, ठीक है? अब देखो, तो हमने ये बोला कि पहला क्या है, देखो पहला हमने बोला प्लांट मूवमेंट में लिख देती हूँ ताकि थोड़ा और समझ में आए। प्लांट में मूवमेंट, प्लांट में मूवमेंट जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है, ठीक है? प्लांट में मूवमेंट दो तरीके का हो सकता है। नंबर वन प्लांट मूवमेंट इज द डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। नंबर वन प्लांट मूवमेंट इज द डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। समझ में आई बात? पहला प्लांट मूवमेंट है जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट है। दूसरा प्लांट मूवमेंट है जो इंडिपेंडेंट और ग्रोथ है, इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ठीक है? समझ में आई बात? ओके, आप ध्यान से समझो। जो डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ है तभी मूवमेंट है, नो ग्रोथ नो मूवमेंट, ठीक है? जो डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ है मेरे प्यारे बच्चों, लल्ला मेरी आंखों की तारों, चांद सितारों, गुले गुलजारों, उन्हें हम कहते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? ट्रॉफिक मूवमेंट। और जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, इनके में ग्रोथ हो नहीं हो, प्लांट अगर हिल डुल रहा है तो हम कहते हैं कि भैया मूवमेंट है पर ग्रोथ नहीं है, इसे हम कहते हैं नास्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? नासपिटा है ना, नास्टिक मूवमेंट मतलब हिल डुल रहे हो पर तुम्हारे अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है। तो जो नासपिटा मूवमेंट है जिसमें ग्रोथ नहीं है फिर भी मूवमेंट है, वो है नास्टिक मूवमेंट। जो जिसमें ग्रोथ है तभी मूवमेंट है, इसे हम कहते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट, ठीक है? हमेशा इसमें क्या होता है? मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ठीक है? मूवमेंट क्यों हो रहा है? ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ की वजह से मूवमेंट हो रहा है। और ग्रोथ हमेशा किसकी ओर होती है बच्चों? टुवर्ड्स द स्टिमुलस। ग्रोथ हमेशा किसकी ओर होती है? टुवर्ड्स द स्टिमुलस, टुवर्ड्स द स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब सिग्नल की ओर होती है, लाइट, टेम्परेचर, टेस्ट, ठीक है? टेस्ट बोल रही हूँ, टच, ठीक है? स्टिमुलस, ठीक है? ये कैसा होता है? डायरेक्शनल मूवमेंट होता है बच्चों। कैसा मूवमेंट है प्यारे लल्ला? ये है डायरेक्शनल, मतलब जहां पर सनलाइट होगी वहीं पर मूवमेंट होगा, ये होता है डायरेक्शनल मूवमेंट। क्लियर है? अब देखो यहां पर जो मूवमेंट हो रहा है, ध्यान से समझो, यहां पर जो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ड्यू टू चेंज इन द टर्गर प्रेशर, ठीक है? मेनली टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या है वो हम समझेंगे। इनमें मूवमेंट, पत्तियां हिलडुल इसलिए रही हैं क्योंकि पानी के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है। यहां पर मूवमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि
ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही है, पानी अंदर बाहर हो रहा है, इसलिए प्लांट हिल डुल रहा है। ठीक है, इसे हम कहते हैं नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, ध्यान से समझना, इसे हम कहते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। ध्यान से समझते जाना बच्चों, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। ये क्यों है अभी हम समझेंगे, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। अब एक एक करके हम इनका डिटेल लेना शुरू कर रहे हैं। आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। देखो प्लांट जनरली, देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक लाइन लास्ट वाली, द अफेक्टिंग द शेप ऑफ प्लांट सेल, चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, रिजल्टिंग इन द स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग। तो अगर आपके प्लांट का मूवमेंट ड्यू टू द पानी के अंदर बाहर होने से हो रहा है, स्वेलिंग होने की वजह से, श्रिंकिंग होने की वजह से, तो आप हो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, ना स्पीटिव मूवमेंट, ग्रोथ की वजह से नहीं हो रहा है मूवमेंट। और अगर आप बढ़िया ग्रोथ की वजह से मूवमेंट शो कर रहे हो तो इसे कहते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट। तो जनरली प्लांट मूवमेंट, देखो प्लांट की मूवमेंट तुम्हारी जैसे नहीं होती है कि आप जो सोचो, देखो प्लांट का मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देता, छोटे बच्चे का जो है मूवमेंट आपको, जैसे प्लांट का मूवमेंट जो है पत्तियां हिल रही हैं, चलो ठीक है, पर प्लांट में ग्रोथ आपको इतनी जल्दी दिखाई नहीं देती। प्लांट जो होते हैं इनमें मूवमेंट भी आपको दिखाई देगा पर उसका रेट बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, इंड्यूस प्लांट मूवमेंट ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, नेस्टिक एंड ट्रॉफिक। ठीक है, भूषण ऐसी बंद करो। अब नेस्टिक मूवमेंट, मैंने क्या बोला, सबसे पहले नेस्टिक ही पढ़ लेते हैं फिर ट्रॉफिक पढ़ते हैं। नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, नेस्टिक मूवमेंट जो होता है ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनना ना, टच, इधर देखो, ध्यान से देखो, हमने इस प्लांट को सिर्फ यहां पे टच किया पर पूरे लीफलेट में जितनी पत्तियां सारी झुक गई, समझे? मतलब देखो ये मान लो, ध्यान से सुनना ना, जैसे आपको समझ में आएगा। देखो अगर मैं, आई होप कि आई एम हैविंग GIF ऑफ दिस, लिसन टू मी, इस आदमी ने सिर्फ इस प्लांट को यहाँ पे टच किया, ठीक है, ये छुई मुई का पौधा है, माइमूसा पीडिका इसको कहते हैं, टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, ठीक है, तो बिफोर जब तक आपने नहीं छुआ है ये ऐसा दिखाई दे रहा है, पर जैसे ही तुम इसको टच करोगे बेटा, सिर्फ एक ही पत्ती को टच करोगे, इसका पूरा लीफलेट झुक जाएगा। तो स्टिमुलस तो तुमने सिर्फ एक ही पत्ती को दिया ना, पर पूरा लीफलेट झुक गया कि नहीं झुक गया? तो इसका ये जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टिमुलस की डायरेक्शन में आपका मूवमेंट हो। आपका मूवमेंट होगा, आपका, आप हिलोगे डुलोगे, आपका मूवमेंट होगा, पर हमेशा ये याद रखना कि स्टिमुलस जहां पे टच होगा वहीं पर होगा, ये जरूरी नहीं है। इनको टच नहीं हुआ फिर भी ये झुक गई, क्यों? क्योंकि इन सारे लीफलेट में जितनी भी लगी हुई पत्तियां, इन सब में पानी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया। तो बेटा जिसके में भी पानी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, चाहे वो स्टिमुलस की डायरेक्शन में है या स्टिमुलस की डायरेक्शन में नहीं है, चाहे वो स्टिमुलस के टच में है या स्टिमुलस के टच में नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं आपको एक वो और समझाती हूँ, देखना, जिस जिस जगह पर सनलाइट पड़ती है वहीं पर एक हार्मोन सिंथेसाइज होता है जिसका नाम है ऑक्सिन। जिस जगह पर लाइट नहीं पड़ती ना लल्ला, मेरे आंखों के तारों, मेरे चांद सितारों, वहां पर ऑक्सिन सिंथेसाइज नहीं होता। इसका मतलब ये कि ये जो मूवमेंट है, ये जो प्रोसेस है, ये ट्रॉफिक है। हमेशा जहां सनलाइट होगी वहीं ऑक्सीजन बनेगा, जहां नहीं पड़ेगी वहां पर ऑक्सीजन नहीं बनेगा। ये ट्रॉफिक मूवमेंट है, डायरेक्शन, जहां पे स्टिमुलस वहीं पे काम होगा, जहां पे नहीं मिलेगी सनलाइट वहां काम नहीं होगी। पर यहाँ पर देखो कि यहाँ पर टच तुमने यहाँ पे किया है पर मूवमेंट यहाँ पर भी हो रहा है। इसका मतलब ये कि नॉन डायरेक्शनल है, ये जरूरी नहीं है कि इसी पत्ती में हो, सारी पत्तियों में हो रहा है। ठीक है, स्टिमुलस तो सिर्फ यहाँ से मिला पर सारी पत्तियों में मूवमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। और इस मूवमेंट में स्टिमुलस की डायरेक्शन में मूवमेंट हो या नहीं हो, भाड़ में जान दो, बस मूवमेंट होगा। और ये मूवमेंट सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इन पत्तियों में पानी भर गया, ये पत्तियां भारी हो गई और बंद हो गई। आइए इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं तो मजा आएगा। नेस्टिक मूवमेंट को नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना? तो आपको इससे कंपेयर करना है कि जहां पे सनलाइट पड़ती है जिस जिस जगह पे, वहीं पर ऑक्सीजन हार्मोन बनता है, तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट है। पर आप एक पत्ती को भी टच कर दे जिससे सारी पत्तियां बंद हो जाए, इट इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। भाई आपने स्टिमुलस तो एक ही पत्ती को दिया, फिर सब क्यों बंद हो गई? क्योंकि एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि टर्गर चेंज हो रहा है। टर्गर चेंज हो रहा है कि मतलब कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। चेंज इन द वाटर कॉन्सेंट्रेशन, किस में चेंज हो रहा है बच्चों? वाटर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है। ठीक है, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई आपके लिए कुछ हो सकते हैं, जैसे कि आपके लिए लाइट हो सकता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई, टेम्परेचर हो सकता है, टच हो सकता है। ठीक है, पर डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि जहां पर सन होगा उसके पीछे वाला भी मूवमेंट शो कर सकता है। ठीक है,
दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि अगर कि ये व्यक्ति सिर्फ यहाँ पे टच कर रहा है पर मूवमेंट पूरे लीफलेट में हुआ, तो हल्का टच भी मिला तो पूरा लीफलेट मूव कर रहा है। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कहलाता है ये। ठीक है, प्लांट मूवमेंट में, नेस्टिक मूवमेंट में पहला हम लोग पढ़ रहे हैं सिज्मोनेस्टिक मूवमेंट। पहला बेटा जी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? पहला हम बात कर रहे हैं सिज्मोनेस्टिक मूवमेंट। सिज्मोनेस्टिक मूवमेंट शो करता है टच मी नॉट प्लांट, जिसे कहते हैं लाजवंती प्लांट, छुई मुई प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम है माइमोसा प्यूडिका और इसका रिस्पॉन्स हमेशा टच की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और सबसे बेहतरीन ये इसी प्लांट में देखा जा सकता है। आइए देखते हैं ये मूवमेंट क्यों होता है। आपको मैं बढ़िया तरीके से, ये चैप्टर इज वेरी वेरी वेरी, चैप्टर मतलब दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इजी, बस आपको समझना है थोड़ा सा। देखो ये बढ़िया जो सुंदर सा डायग्राम, बताओ कैसा लग रहा है डायग्राम लगाने में मैम तेज है, मेरे तो नीट वाले बच्चों को इतना पसंद आते हैं, 11th वालों को बोलते हैं आपके जीआई बहुत तगड़े रहते हैं, बहुत सर्च करके लगाती हूँ। देखो आप ध्यान से समझना, ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा। ये देखो ये है आपका स्टेम, ठीक है, और ये देखो आपके सारे लीफलेट जुड़े हुए हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर एक सॉलिड हिस्सा दिख रहा है जिससे ये सारे लीफलेट जुड़े हुए हैं, इसको कहते हैं बेटा जी हम लोग पल्विनस। क्या कहते हैं राजा? इसे हम कहते हैं पल्विनस। लुक एट दिस, इस एरिया को हम कहते हैं पल्विनस। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब ये पल्विनस क्या करता है, ध्यान से सुनते जाइएगा तो सब समझ में आएगा आपको। ये पल्विनस क्या करता है, यहाँ पानी भरा हुआ रहता है। जैसे ही आप इसको लीफ को टच करेंगे, इस पल्विनस का पानी पूरा यहाँ आके यहाँ भर जाएगा। जैसे ही आपने टच किया, पानी लीव्स में घुस जाएगा और आपके लीफलेट भारी होकर झुक जाएंगे। जैसे ही उनको थोड़ी देर तक स्टिमुलस नहीं मिला, पानी वापस इस सॉलिड हिस्से में पल्विनस में आ जाएगा और पत्तियां खुल जाएंगी। मैकेनिज्म देखो, ध्यान से समझना है ना। देखो तो ये है पल्विनस, लुक एट दिस, दिस इज पल्विनस। पल्विनस में क्या भरा होता है बच्चों? पल्विनस में भरा होता है वाटर। वाटर जो होता है, देखो वाटर जैसे ही आपने टच किया, वाटर और सॉल्यूट लीफ में आ गए, लीफ झुक गई। जैसे ही आपने टच नहीं किया, वाटर और सॉल्यूट वापस पल्विनस में आ गए और लीफ जो होती है खुल गई। तो जैसे ही आप प्लांट को टच करेंगे, लीफलेट पूरा, बस आपने टच यहाँ किया था पर देखो पूरा लीफलेट बंद हो गया, क्योंकि जैसे ही आप एक पत्ती को, मान लो सिर्फ एक पत्ती को टच किया, इनको स्टिमुलस मिला, पल्विनस पूरा पानी लीफलेट में भेज देगा। सारी लीफ में लगी हुई, लीफलेट मतलब पूरे ये जितनी लीफ होती है उसको लीफलेट कहते हैं, जितनी भी लीफ लगी है उस लीफलेट में सारी में पानी भर जाएगा और वो झुक जाएंगी। समझ में आ गई बात? तो ये देखो, इसको ये भाई स्टिमुलस तो सिर्फ इसको मिला, फिर ये कैसे झुक गई? क्योंकि ये एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। तो सारी पूरी लीफलेट की सारी पत्तियों के झुकने का कारण है पानी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना। पल्विनस से पानी लीफलेट की हर लीफ में आता है, जिससे लीफलेट भारी हो जाता है एंड गेट ड्रॉप डाउन। जैसे ही आप स्टिमुलस मतलब अपना टच हटाएंगे, पानी वापस पल्विनस में इस जगह पे आ जाएगा और पत्तियां खुल जाएंगी। समझ में आई बात? बस इतना सही तो मैकेनिज्म है, इतने में टेंशन लेना बिल्कुल जो है सड़ी सी चीज के लिए टेंशन नहीं लेना है अपने को। ठीक है, आ जाओ ध्यान से सुनना। तो सिज्मोनेस्टी इज ड्यू टू द टच। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सिज्मोनेस्टी का मतलब क्या हो गया बच्चों? इज द ड्यू टू द टच। movement of the plant, movement of the leaflet in the Mimosa pudica due to the touch। ठीक है, due to the touch। तो आपको मैकेनिज्म भी समझ में आ गया। The water which is present into the pulvinus, pulvinus is the solid part present in between the leaflet and the stem। ठीक है, it is present in between the leaflet and the stem। ठीक है, it contains water and solute। Once the stimulus get present into the first leaf, the pulvinus deposited its water and mineral to the leaflet। All the leaves of the leaflet and leaflet get dropped down। Once the stimulus get removed from the first leaf of the leaflet, again water and solute came into the pulvinus and the leaf feels so free and it get lightened and the leaflet get opened। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए राजा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं निक्टीनेस्टी। निक्टीनेस्टी का मतलब ये होता है कि इसमें प्लांट का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क। ठीक है, इसका मतलब ये लाइट एंड डार्क, इसका मतलब ये कि लाइट एंड डार्क इसके लिए स्टिमुलस है। ठीक है, दिन और रात, वहां पर क्या था? टच। टच सिर्फ एक पत्ती को भी दिया, फिर भी पूरा लीफलेट बंद हो गया, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। आप हर पत्ती को टच देते और फिर वो बंद होती तो ये होता ट्रॉफिक मूवमेंट। जहां पे स्टिमुलस है वहीं पे मूवमेंट होगा। किसी को स्टिमुलस नहीं मिला फिर भी उसमें मूवमेंट हो रहा है, निक्टीनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, निक्टीनेस्टिक मूवमेंट क्या होता है कि आपका डे और नाइट, ठीक है, डे और नाइट आपके लिए जो है मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि रात रानी,
रात रानी के जो पौधे होते हैं उसके फूल जो होते हैं, चलो पढ़ते हैं उसके बारे में एक एक करके, ठीक है। द मूवमेंट इन्वॉल्व द डाययूरिनल वेरिएशन। डाययूरिनल मतलब दिन की लेंथ, ठीक है, दिन की लेंथ, ठीक है, दिन की लेंथ, ओके। दिस मूवमेंट इन्वॉल्विंग द डाययूरिनल वेरिएशन, ठीक है। The position of flowers and the leaves of many plant in the day and night called as nictinasty। आपके दिन और रात की वजह से आपके प्लांट में मूवमेंट हो रहा है, इसे कहते हैं निक्टिनेस्टी मूवमेंट। निक्टी का मतलब होता है रात, निक्टी का मतलब क्या होता है? रात, ठीक है। तो दिन और रात की ड्यूरेशन, दिन और रात लिख देते हैं, दिन और रात की लेंथ के आधार पर फ्लावरिंग होना, प्लांट का मूवमेंट होना, दिस इज द निक्टिनेस्टिक मूवमेंट। इसके अंदर दो आते हैं, फोटोनेस्टिक और थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। आओ समझते हैं फोटोनेस्टिक और थर्मोनेस्टिक, इसके अंदर दो आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम शो करते हैं फोटोनेस्टिक। निक्टिनेस्टिक का पहला पार्ट है फोटोनेस्टिक और थर्मोनेस्टिक। चलो निक्टिनेस्टिक का पहला अपन शुरू कर लेते हैं। निक्टिनेस्टिक मूवमेंट के दो पार्ट हैं, पहला अपन शो कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं थर्मोनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। थर्मोनेस्टिक मूवमेंट क्या होता है? अगर मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि आपके डाययूरिनल वेरिएशन मतलब दिन की वजह से आप में प्लांट में मूवमेंट हो रहा है ड्यू टू द टेम्परेचर। मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा बच्चों? फ्लावर खिल जाएगा। टेम्परेचर घटा देंगे तो फ्लावर बंद हो जाएगा। समझ में आ रही है? टेम्परेचर घटा दोगे तो फ्लावर बंद हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फ्लावर खिल जाएगा। समझ में आ रही बात? अब ये जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर किस डायरेक्शन से बढ़ रहा है घट रहा है। टेम्परेचर किसी भी डायरेक्शन से बढ़े या घटे, टेम्परेचर घटने पर फ्लावर बंद हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने पर फ्लावर बढ़ जाएगा। फिर इसको कंपेयर करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट से। जिस डायरेक्शन में सनलाइट जा रही है वहीं पर ऑक्सीजन बनता है, जिस डायरेक्शन में सनलाइट नहीं होती वहां पर ऑक्सीजन नाम का हार्मोन नहीं बनता। तो ये कैसा मूवमेंट है बेटा? डायरेक्शनल। जहां स्टिमुलस है वहीं बनेगा, जहां नहीं आ रहा है स्टिमुलस वहां पर नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या है कि अगर टेम्परेचर इस जगह पर भी घट गया तो भी फ्लावर बंद होगा, अगर इस जगह पर दूसरी जगह पे घट गया तो भी फ्लावर बंद होगा। अगर किसी फ्लावर के किसी भी डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ गया फ्लावर ओपन होगा। तो यहाँ पर बात यह है कि अगर आपके दिन में टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्लावर खिलता है, दिन में या दिन में इवन ये भी बात रखो, दिन में अगर टेम्परेचर घट गया तो फ्लावर बंद हो जाएगा। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ट्यूलिप के लिए। ट्यूलिप नाम का फ्लावर जो होता है ये हमेशा टेम्परेचर वार्म अप होने पर या ह्यूमिड होने पर या गर्म होने पर खुलता है, और जैसे ही टेम्परेचर बंद हो जाता है या कम हो जाता है ये बंद हो जाता है। अब देखो, मान लो कि फ्लावर ऐसा लगा है, टेम्परेचर इधर जो है वो कम है और इधर जो है, देखो टेम्परेचर इधर कम है, इधर कम है, ठीक है, और इधर नॉर्मल है। पर अगर किसी भी डायरेक्शन पे टेम्परेचर कम है तो फ्लावर जो है वो खुलेगा। टेम्परेचर किसी भी डायरेक्शन से ज्यादा है, ठीक, टेम्परेचर किसी भी डायरेक्शन से कम है तो फ्लावर बंद होगा, किसी भी डायरेक्शन से ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से फ्लावर खुलेगा। ये फ्लावर ये नहीं देखता कि मेरे पीछे से टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है या आगे से टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, साइड से टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। अगर एनवायरनमेंट में किसी भी डायरेक्शन पे टेम्परेचर ज्यादा है मेरा फ्लावर खुलेगा, एनवायरनमेंट में किसी भी डायरेक्शन में टेम्परेचर कम हुआ मेरा फ्लावर बंद होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, कोई भी डायरेक्शन अगर टेम्परेचर ज्यादा करेगी, ठीक है, मान लीजिए कि मैं आ खड़ी हूँ दिन में, अगर मान लीजिए देखो मान लो कि मेरे बहुत सारे पेटल्स लगे हुए हैं फ्लावर पे। चलो मैं एक डायग्राम तुम्हें बना के समझाती हूँ, देखना ना। मान लो एक सुंदर पीकू प्लांट है, ठीक है, एक आग बड़ी पीकू प्लांट की बना दी मैंने, पर ठीक है। चलो मान लो कि ये पीकू प्लांट है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये पीकू प्लांट अभी क्लोज है, ठीक है। अच्छे से बनाती हूँ, पहले इसको क्लोज और ऐसा नहीं बनाते। चलो पहले ये पीकू प्लांट है, ठीक है, ये पीकू प्लांट है और ये पीकू प्लांट अभी पूरा क्लोज है, फ्लावर पूरा क्लोज है, ठीक है। दिस फ्लावर इज क्लोज, ठीक है। ये फ्लावर क्या है बच्चों? अभी क्लोज है, ओके। फ्लावर इज क्लोज्ड, फ्लावर इज क्लोज्ड, ठीक है। क्यों क्लोज है? क्यों क्लोज है? मान लीजिए टेम्परेचर कब कम होता है, बताओ टेम्परेचर कब कम होता है? टेम्परेचर कब कम होता है? रात में। तो रात में टेम्परेचर कम है तो भाई फ्लावर क्लोज हो गया। अब ये भी याद रखना कि टेम्परेचर जब कम होगा फ्लावर क्लोज ही हो जाएगा, चाहे दिन हो या रात हो। ये बात हमेशा याद रखना। क्लियर है? क्या बोला मैंने? दिन हो या रात हो, टेम्परेचर डाउन होगा तो फ्लावर बंद हो जाएगा। तो दिन और रात से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ पर एक स्टिमुलस है जिसकी वजह से प्लांट का फ्लावर क्लोज हो रहा है। ये जरूरी नहीं, दिन और रात कभी भी हो सकता है। हम ये जनरली मानते हैं कि रात में टेम्परेचर डाउन होता है। अब मान लो कि यहाँ पर टेम्परेचर हमने इस डायरेक्शन में बढ़ा दिया,
ठीक है, मान लो कि इस डायरेक्शन में हमने टेम्परेचर को राइज कर दिया, तो कायदे से तुम्हें ऐसा लगेगा कि फ्लावर का ये वाला हिस्सा खुलना चाहिए, ठीक है, और ये वाला हिस्सा क्लोज रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। निफ्टी नेस्टी में यही तो बता रही हूं मैं कि आपका पूरा फ्लावर खोलेगा भले ही टेम्परेचर इस डायरेक्शन में क्यों ही ना गया हो, ठीक है, और आपका फ्लावर जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ओपन हो जाएगा। इसे हम कहते हैं थर्मोनेस्टिक मूवमेंट, where the temperature is increased in any direction of the flower, whole flower get opened. If the temperature is down from any direction, the whole flower get closed. क्लियर है? एग्जाम्पल इसका क्या है, ट्यूलिप। क्या है बच्चों, ट्यूलिप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोटोनेस्टिक, ध्यान से सुनना। फोटोनेस्टिक मूवमेंट इफ द डायूरिनल वेरिएशन, ठीक है, देखो यहाँ पर डायूरिनेशन दिन और रात का जो स्टिमुलस है, दिन और रात का जो स्टिमुलस है वो फ्लावर की पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है। यहाँ पर इट इज कॉज्ड बाय द लाइट, ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय द लाइट। वहां पर स्टिमुलस क्या है, वहां पर स्टिमुलस टेम्परेचर है थर्मोनेस्टी में, यहाँ पर क्या है, लाइट, ठीक है। देखो जैसे कि डैंडेलियन फ्लावर इज ओपन अप इन द मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट एंड क्लोजेस इन द इवनिंग व्हेन द लाइट इज फेड्स। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जब लाइट आएगी तो भले ही सूर्य जो है यहाँ से निकल रहा है तो कायदे से यहीं की पत्तियां खुल जाए, पर ऐसा नहीं होता। सूर्य की पत्तियां भले ही स्टिमुलस इस डायरेक्शन को मिल रहा है पर मूवमेंट यहाँ पर भी हो रहा है। दिस इज द ओपनिंग ऑफ डैंडेलियन फ्लावर, ठीक है। तो आपके लाइट की वजह से आपका डैंडेलियन फ्लावर खुल जाता है। अब लाइट कहीं से भी आ रही है, उत्तर पूर्व दक्षिण कहीं से भी सूर्य राइज हो रहा है, मूवमेंट पूरे फ्लावर में होगा। अब सूर्य जो है वो पश्चिम दिशा में जाके अस्त हो जाता है, पर फ्लावर आपका पूरा ही बंद होगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर डायरेक्शन से। यहाँ पर ट्रॉपिक मूवमेंट से अलग है। ट्रॉपिक मूवमेंट में अगर लाइट यहाँ पड़ रही है तो ऑक्सीजन यहीं बनेगा, यहाँ नहीं बन सकता क्योंकि लाइट तो पड़ ही नहीं रही है। तो यहाँ पर स्टिमुलस चाहिए, पर स्टिमुलस की डायरेक्शन में मूवमेंट हो ये जरूरी नहीं है। तो डायूरिनल वेरिएशन आपको समझ में आया। डायूरिनल का मतलब होता है दिन और रात का ड्यूरेशन अगर घट बढ़ जाए तो इनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे फर्क पड़ता है। तो आपको ये समझना है कि जिस समय दिन लेट निकलता है वहां पर इन फ्लावर की ओपनिंग लेट होगी, जिन जगहों पर दिन जल्दी निकलता है उन वहां पर इन फ्लावर की ओपनिंग जल्दी होगी। तो यहाँ पर स्टिमुलस जो है वो है लाइट, यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ लाइट जरूरी नहीं है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है, देखो सिज्मोनेस्टी को हम लोग सिज्मोनेस्टी को बेटा जी हम लोग थिग्मोनेस्टी भी कहते हैं। अब आई डोंट नो यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा हो, लिखा तो होगा ही, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो 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 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ओके आई डोंट नो लिखा है कि नहीं। सिज्मोनेस्टी को हम लोग थिग्मोनेस्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सिज्मोनेस्टी को हम लोग थिग्मोनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। थिग्मोनेस्टी का मतलब ये है, मैंने एक डैंडे लिया उसका कहाँ गया वो, कहाँ गया वो, मिल नहीं रहा है मुझे, रुको 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 मैं लेके आई हूँ, बस 2 मिनट रुको, मैं उसका वो दिखाती हूँ। चलो देखते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर लिखा है, पर उसके पहले मैं बच्चों जी आपको थोड़ा सा तो मैकेनिज्म दिखाती हूँ सिज्मोनेस्टिक मूवमेंट का। तो नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होता है, इसमें स्टिमुलस तो चाहिए है, पर ये जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लांट के मूवमेंट या प्लांट के पार्ट्स का मूवमेंट स्टिमुलस की ओर हो। मूवमेंट होगा चाहे स्टिमुलस की डायरेक्शन में हो या उसके विदाउट डायरेक्शन में हो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको किसका पढ़ाया, छुई मुई का पढ़ाया, उसमें क्या पढ़ा था आपने, इफ वी टच द लीव्स ऑफ छुई मुई विद आवर फिंगर, ठीक है, वी फाइंड दैट ऑल द लीव्स इमीडिएटली फोल्ड अप एंड ड्रूप, ड्रूप मतलब झुक जाना, ठीक है। if sometimes the leaf regain their original status, hence no growth is involved। क्या पढ़ा आपने, आपने पढ़ा कि पत्तियां झुक जाती हैं, पत्तियां ऊपर हो जाती हैं, पर इसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। टच मी नॉट प्लांट ऑलवेज रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स द स्टिमुलस, बट हमेशा एक पत्ती रिस्पॉन्स नहीं करती, उसके ऊपर जितनी लगी है सब रिस्पॉन्स करती हैं। इस फिनोमिना को हम थिग्मोनेस्टी भी कह सकते हैं। थिग का मतलब होता है टच, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो सिज्मोनेस्टी एंड थिग्मोनेस्टी, जैसे देखो ये एक ड्रैगन फ्लाई प्लांट होता है, इसका फ्लाइट ट्रैप प्लांट भी हम इसको कहते हैं। तो इसमें अगर जैसे कि कोई डंडी भी आप घुसा देंगे तो इसके लिए टच होता है, इसके लिए वेट होता है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा इसके ऊपर अंदर इंसेक्ट गिरे जिसको ये खाए, ठीक है। प्लांट होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है जो इंसेक्ट्स को खाता है। इसके ऊपर कोई डंडी भी घुसा देंगे ना तो ये क्या लगेगा, इसको वेट आ रहा है तो ये बंद हो जाएगा। तो इसके लिए वेट, टच जो है वो एक स्टिमुलस होता है। तो आपने देखा कि टच तो यहाँ पर हुआ, पर पूरा प्लांट पूरा फ्लावर बंद हुआ कि नहीं हुआ, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो
हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात हम लोगों ने की निक्टी नेस्टी। निक्टी नेस्टी में मैंने आपको बताया थर्मोनेस्टी के बारे में, और मैंने आपको बताया किसके बारे में, और मैंने आपको बताया फोटोनेस्टिक मूवमेंट के बारे में। फोटोनेस्टिक मूवमेंट में मैंने आपको बताया कि भाई जब दिन होता है, जब लाइट पड़ती है तो प्लांट खुल जाता है, और जब रात होती है तो प्लांट बंद हो जाता है, जिसके में मैंने आपको पढ़ाया डैंडेलियन फ्लावर के बारे में। समझ में आ गई बात। नाउ अब हम बात कर रहे हैं बच्चों ट्रॉफिक। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मूवमेंट दो प्रकार का होता है, नेस्टिक और ट्रॉफिक। नेस्टिक मूवमेंट में हमने दो प्रकार के नेस्टिक मूवमेंट पढ़े, सिज्मोनेस्टी और निक्टी नेस्टी। सिज्मोनेस्टी मतलब व्हेन द टच इज योर स्टिमुलस, एग्जांपल इज टच मी नॉट प्लांट। निक्टी नेस्टी में हमने दो पढ़े, थर्मोनेस्टी एंड फोटोनेस्टी। थर्मोनेस्टी का एग्जांपल हमने क्या पढ़ा, ट्यूलिप प्लांट, और थर्मोनेस्टी और फोटोनेस्टी का हमने एग्जांपल पढ़ा डेंडेलियन। क्लियर है। ट्यूलिप में हमने पढ़ा कि जब टेम्परेचर राइज होता है तो फ्लावर खिल जाता है, जब टेम्परेचर डाउन होता है तो फ्लावर बंद हो जाता है। हम लोगों ने फोटोनेस्टी में क्या पढ़ा कि दिन होता है तो और फ्लावर खुल जाते हैं, और जब रात होती है तो और फ्लावर बंद हो जाते हैं। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं ट्रॉफिक। ट्रॉफिक मूवमेंट का मतलब ये है कि आपका प्लांट का मूवमेंट हमेशा टुवर्ड्स द स्टिमुलस होगा। जहां स्टिमुलस नहीं हो रहा होगा वहां पर वो प्लांट मूव नहीं करेगा, और ये हमेशा मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ होता है। मूवमेंट शो हो रहा है क्योंकि ग्रोथ हो रही है। अगर ग्रोथ नहीं होगी, या हम ये कह लें कि मान लो ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हम ये बोलेंगे मूवमेंट भी नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मूवमेंट इज ड्यू टू द ग्रोथ। नेस्टिक मूवमेंट में मूवमेंट इज नॉट ड्यू टू द ग्रोथ, मूवमेंट इज ड्यू टू द चेंज इन टर्गर प्रेशर। ठीक है। ट्रॉफिक मूवमेंट इंड्यूस ग्रोथ मूवमेंट। ठीक है। ये हमेशा द मूवमेंट ऑफ कर्वेचर दैट अकर्स ड्यू टू द डिफरेंशियल ग्रोथ। कर्वेचर का मूवमेंट क्या है, मतलब आपका स्टेम कर्व ले लेता है क्योंकि ग्रोथ हो रही है। क्या हो रहा है उसको बाद में समझेंगे। दीज आर, ये समझना, ये वाला जो बोल रहे मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, इसके बारे में आपको समझ में आएगा। कर्व उधर बनेगा, कर्व उस साइड हो जाता है जहां पर स्टिमुलस आ रहा है। क्या है हम समझेंगे भी। दीज आर डायरेक्शनल मूवमेंट, हमेशा प्लांट का मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होगा जहां पर स्टिमुलस है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा। ठीक है। डायरेक्शनल मूवमेंट, और हमेशा स्टिमुलाई क्या हो सकता है, इसका भी लाइट हो सकता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो सकता है, वाटर हो सकता है, केमिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डायरेक्शनल मूवमेंट और ओरिएंटेशन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ प्लांट रिवीलिंग द ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जब आपके प्लांट का मूवमेंट किसी स्टिमुलस की ओर हो रहा है तो इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉफिज्म या ट्रॉफिक ग्रोथ। ठीक है। ट्रॉफिक मूवमेंट या ट्रॉफिज्म, हमेशा याद रखना कि जितना फास्ट नेस्टिक मूवमेंट होता है उतना स्लो आपका ट्रॉफिक मूवमेंट होता है। इसमें अगर आपका प्लांट टूवर्ड्स द स्टिमुलस ग्रोथ कर रहा है, जैसे कि अगर आप स्टेम के ऊपर लाइट बारेंगे तो स्टेम हमेशा लाइट के डायरेक्शन में ग्रोथ करेगा, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रॉफिज्म। समझ में आ रही बात। अगर आपका स्टेम लाइट की ओर मूव कर रहा है बच्चों, अगर आपका स्टेम लाइट की ओर मूव कर रहा है देन दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव ट्रॉफिज्म। और अगर आपका रूट ऑपोजिट द लाइट मूव कर रहा है तो इट इज द नेगेटिव ट्रॉफिज्म। तो स्टेम हमेशा कैसा होता है बच्चों, स्टेम हमेशा होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म। फोटो मतलब लाइट, तो हमेशा स्टेम का मूवमेंट लाइट की ओर होता है, और हमेशा रूट का जो मूवमेंट होता है वो ऑपोजिट द लाइट होता है। तो रूट कैसी होती है, रूट होती है नेगेटिव फोटोट्रॉफिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉफिज्म। ठीक है। तो ये आपको बात करनी है। तो प्लांट में मूवमेंट, स्टेम की ग्रोथ हो रही है टुवर्ड्स द स्टिमुलस, तो मूवमेंट हो रहा है क्योंकि ग्रोथ हो रही है, और किस डायरेक्शन में हो रही है, स्टिमुलस की ओर हो रही है। स्टिमुलस क्या है, लाइट, तो स्टेम हमेशा लाइट की ओर जाता है, रूट हमेशा ऑपोजिट द लाइट आती है। तो स्टेम क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक, और स्टेम है, रूट है आपकी नेगेटिव फोटोट्रॉफिक। अब ट्रॉफिज्म अलग अलग प्रकार के हैं, फोटोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म, कीमोट्रॉफिज्म एंड हाइड्रोट्रॉफिज्म। आओ एक एक करके अपन बात समझते हैं। ध्यान से देखो, लुक एट दिस। ठीक है। कैसे स्टेम लाइट की ओर जा रहा है, कैसे स्टेम जो होता है वो लाइट की ओर जाता है जबकि रूट ऑपोजिट द लाइट जाती है। ठीक है। आओ सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोट्रॉफिज्म। समझ गए। देखो ध्यान से, फोटोट्रॉफिज्म मतलब देखो प्लांट की लेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन, प्लांट हार्मोन, मैंने आपको बताया ना, प्लांट में मूवमेंट इसीलिए होता है, प्लांट में ग्रोथ इसीलिए होती है क्योंकि उनके अंदर हार्मोन्स होते हैं। अगर हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा लाला, तो भैया ऐसा है कि प्लांट में ग्रोथ नहीं होगी, इनको कोई भगवान ने आशीर्वाद देके नहीं भेजा है। तो जैसे तुम्हारे भी ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन जरूरी होता है राजा बेटा मेरे, वैसे ही प्लांट की ग्रोथ के लिए भी, इनके लिए भी हार्मोन चाहिए होता है। और इनका हार्मोन मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सिन होता है, जो कि हमेशा स्टेम की टिप से सिंथेसाइज होता है। तुमने कभी मालियों को देखा है घर पे आते, जो माली लोग होते हैं वो हमेशा प्लांट को
ऊपर से कट कर देते हैं। ऊपर से कट करते हैं, कट इसलिए करते हैं ताकि उस प्लांट की हाइट और बढ़े। प्लांट की हाइट और क्यों बढ़े? क्योंकि जो जैसे ही कट करते हैं वैसे ही उस पर सनलाइट पड़ती है, और जैसे ही सनलाइट पड़ती है वैसे ही स्टेम का टिप एक हार्मोन निकालने लगता है जिसका नाम होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन स्टेम की टिप से सिंथेसाइज होने वाला हार्मोन है जिसकी वजह से स्टेम की हाइट बढ़ती है। अब देखो, जहां पर सनलाइट पड़ रहा है, ऊपर से पड़ रही है, तो यहां पर देखो ऑक्सीजन भर भर के सिंथेसाइज हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। और ये ऑक्सीजन इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब देखो ध्यान से, कायदे से तो यहां पर भी ऑक्सीजन बनना चाहिए। अगर नास्टिक मूवमेंट होता तो भले स्टिमुलस यहाँ है पर यहां भी ऑक्सीजन बनता है और यहां भी ऑक्सीजन बनता है, पर यहां ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये एक ट्रॉफिक मूवमेंट है। तो आप देखो कि जहां पर सन पड़ रहा है वहीं पर सिर्फ ऑक्सीजन बन रहा है, और ऑक्सीजन इक्वल इधर भी डिवाइड हो रहा है और इधर भी डिवाइड हो रहा है, मतलब इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और आपके प्लांट की लेंथ ऐसी बढ़ती जा रही है। ठीक है, डन। अब अगर मान लो कि स्टेम बोल रही हूँ, सनलाइट थोड़ी मूव हो जाए, तो अब स्टेम जो है, देखो 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 देखो, अब आपको सनलाइट यहाँ पड़ रही है तो ऑक्सीजन यहाँ सिंथेसाइज हो रहा है। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, इधर 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 देखो देखो, अब सुनो, ध्यान समझते जाना ना। अब अगर मान लो सनलाइट यहाँ पे पड़ रही है, लुक एट दिस, थोड़ा सा मिटा दूं और अच्छे से। अब अगर मान लो सनलाइट अपनी कहाँ पड़ रही है बच्चों, सनलाइट ये पड़ रही है, तो ऑक्सीजन यहाँ सिंथेसाइज होगा। ठीक है, और हमेशा चीजों का मूवमेंट हायर से लोअर की ओर जाता है, तो ऑक्सीजन बन तो इधर रहा है पर डिफ्यूज इधर हो रहा है क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं बन रहा है। तो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन की सिंथेसिस नहीं हो रही है, नो ऑक्सीजन। ठीक है, जहां पर सनलाइट नहीं पड़ रही है वहां पर कोई भी ऑक्सीजन सिंथेसाइज नहीं हो रहा है। अरे यार, व्हाट द हेल, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर नो ऑक्सीजन सिंथेसिस, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बन रहा। ऑक्सीजन एक हार्मोन है, नो ऑक्सीजन सिंथेसिस। तो अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं बन रहा है तो प्लांट तो धर्मात्मा होता ही है, तो वो ये बोलते हैं कि मेरे पास बन रहा है तो तू लेता जा, और ऑक्सीजन का मूवमेंट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में देना शुरू कर देते हैं। समझ में आई बात? और धीरे 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 करके ऑक्सीजन इधर भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, तो ये पार्ट भारी हो जाएगा और आपका स्टेम जो है वो मूव कर जाएगा। अब ऑक्सीजन इधर भर रहा है तो यहीं से स्टेम इलोंगेट होगी ना, यहाँ तो ऑक्सीजन बचा ही नहीं, यहाँ पे कम था तो ऑक्सीजन बना बना के वो बाजू वाले को देता गया। मेरी बात ध्यान से समझना, इसलिए स्टेम का मूवमेंट सन की ओर हो गया। तो आपने क्या देखा, क्या देखा आपने? मैं एक बार आपको एक अच्छा सा डायग्राम बना के बता देती हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। लुक एट दिस, लुक एट दिस बच्चों, है ना। सबसे पहले हमारे पास ये एक स्टेम है, यहाँ से सनलाइट पड़ रही है, ध्यान से समझो, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। ये है सनलाइट और ये है बच्चों आपका स्टेम। ठीक है, ये है आपका स्टेम। अब आप देखोगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन सिंथेसिस हो रहा है। आप यही वाला डायग्राम बनाना, आपको ये बताना है, ट्रॉफिज्म शो करना है, फोटोट्रॉफिज्म, कि हमेशा प्लांट की ग्रोथ सन की ओर क्यों होती है। ये प्लांट की ग्रोथ सन की ओर होती है हमेशा क्योंकि हार्मोन ऐसा काम करता है। यहाँ पर ऑक्सीजन बना, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बना, नो ऑक्सीजन सिंथेसिस। बोलो बोलो मेरे साथ, बोलो 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 जल्दी बोलो 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 बोलो। यहाँ पर कोई ऑक्सीजन सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, नो ऑक्सीजन सिंथेसिस, यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन सिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर भी जाएगा और नीचे की ओर भी जाएगा। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन जाने लगा और यहाँ पर भी ऑक्सीजन जाने लगा। ठीक है, क्लियर। तो स्टेम की ग्रोथ हमेशा कहाँ हो गई, ऊपर की ओर जाती रही। ठीक है, और यहाँ से स्टेम इलोंगेशन होने लगा। ठीक है, इलोंगेशन ऑफ स्टेम, इलोंगेशन ऑफ स्टेम, स्टेम टूवर्ड्स द सन, towards the sun, समझे, towards the sun, oh, towards the sun। क्या हुआ, अब स्टेम की ग्रोथ किधर होगी बच्चों, यहाँ पे लिख रही हूँ, स्टेम की ग्रोथ हमेशा ऐसी होगी, ग्रोथ हमेशा ऐसी होगी, समझे, क्योंकि यहाँ पर टिप में ऑक्सीजन सिंथेसाइज हो रहा है, यहाँ पर टिप में ऑक्सीजन बोल रहे ऑक्सीजन सिंथेसाइज हो रहा है, और इक्वली इधर भी मिल रहा है ऑक्सीजन और इक्वली यहाँ भी मिल रहा है, सेम, दोनों साइड इक्वल मिल रहा है। और जब दोनों इक्वल मिलेगा तो ना तो यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ होगी ना तो यहाँ पे इक्वल होगी, और स्टेम इलोंगेट इक्वली होता जाएगा। आप समझो, मान लो कि अब आपकी सनलाइट ऐसी मिल रही है, ध्यान समझना, अब आपकी सनलाइट ऐसी मिल रही है, जो डायग्राम वहां पे बना है उसको मैं आपको ऐसे बना के दिखा रही हूँ। अब आपकी सनलाइट यहाँ से मिल रही है, ध्यान से सुनना बच्चों, अदरवाइज काम गड़बड़ हो जाएगा। स्टेम बनाइए, ठीक है, थोड़ा सा दूर बनाते हैं, ला 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 ला। समझो बात को, बहुत आसान सी चीज है, लास्ट में रिवाइज भी करा दूंगी, टेंशन नहीं लेना है जीवन में, बिल्कुल भी टेंशन देना है लोगों को। तो ये हो गया बच्चों अपना सन, ठीक है, ये हो गया अपना सन और ये हो गया अपना स्टेम। ठीक है, ये हो गया सन और ये हो गया स्टेम। अब अगर सनलाइट यहाँ पड़ रही है, बोलो बोलो,
तो ऑक्सिन का सिंथेसिस कहाँ होगा, यहाँ पर होने लगेगा। बोलो बोलो बोलो, यहाँ पर ऑक्सिन सिंथेसिस स्टार्टेड। बोलो, यहाँ पर ऑक्सिन की सिंथेसिस होने लगेगी। और यहाँ पर बेटा नो ऑक्सिन वाला एरिया है, यहाँ पर तो कोई ऑक्सिन नहीं बन रहा है। तो बेटा और ऑक्सिन नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, मर जाएंगे? नहीं, जितना ऑक्सिन इधर बन रहा है वो सब इधर मूव करने लगेगा और यहाँ पर धीरे 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 करके ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। ये ऑक्सिन बनाता जाएगा और इधर वाले एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ऑक्सिन इधर की ओर मूव करने लगेगा, इधर बचेगा नहीं, सब उधर जाने लगेगा। और जैसे ही ऑक्सिन इसको मिलेगा, स्टेम इलोंगेशन स्टार्टेड। स्टेम elongation started due to movement of ऑक्सिन। समझ में आई बात? स्टेम का इधर से इलोंगेशन शुरू हो जाएगा, ऐसा इलोंगेट होगा। समझ में आई बात? स्टेम कैसा इलोंगेशन होगा, ऐसा इलोंगेशन होगा। ठीक है, अब आपको इसका पीडीएफ 9-10 चैनल के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आपको शिप्रा तिवारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी दे दूंगी। तो यहाँ पर ऑक्सिन बना पर सब इधर मूव करके। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनो। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे सनलाइट है। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट है। अब आपका जो स्टेम होगा वो बेंड हो जाएगा। आपका जो स्टेम होगा ना बच्चों, वो ऐसा करके बेंड हो जाएगा। ठीक है, क्यों बेंड हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से लंबा हो जाएगा और लंबा हो जाएगा तो उधर झुक जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा और अच्छा बना देती हूँ मैं, ये तो बहुत अजीब सा बना है। ठीक है, तो आपका जो स्टेम होगा वो इस तरीके से इलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से स्टेम का इलोंगेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, जिसकी वजह से स्टेम का मूवमेंट हमेशा सनलाइट की ओर चला जाएगा। समझ में आई बात? अगर मान लो यहाँ ऑक्सिन बन रहा होता, यहाँ ऑक्सिन बन रहा होता, समझ रहे हो, अगर यहाँ पे ऑक्सिन बन रहा होता तो यहाँ वाले को मिलता ऑक्सिन और स्टेम आपका उधर मूव करता। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहां पर भी सनलाइट पड़ती है वहां ऑक्सिन बनता है और ऑक्सिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि वहां नहीं बन रहा है और पीछे वाला हिस्सा उसका लंबा होता जाएगा और उसको सन की डायरेक्शन में मूव कर देगा। जैसे मान लो सन इधर से आ रहा होता, मान लो इधर से आ रहा होता सन, तो यहाँ पर ऑक्सिन बनता और इधर साइड मूवमेंट होता ऑक्सिन का और आपका स्टेम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता। तो आपके स्टेम का मूवमेंट सन की ओर इसलिए होता है क्योंकि सन की डायरेक्शन में, देखो यहाँ पर तो सीधा सीधा हुआ क्योंकि दोनों जगह इक्वल इक्वल ऑक्सिजन मिला। यहाँ पर सन की ओर इसलिए क्योंकि सन की डायरेक्शन में ऑक्सिजन बना जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया। और वो देखो यहाँ से लंबा होगा तो इधर नहीं झुकेगा, वो हमेशा इधर से भारी होकर ऐसा झुकेगा। ठीक है, और वो स्टेम जो है वो आपके सनलाइट की ओर मूव कर गया क्योंकि यहाँ पर क्या बना, ऑक्सिजन, यहाँ पर ऑक्सिजन बना जो इक्वल डायरेक्शन में मिला, तो यहाँ पर ऑक्सिजन तो बचा ही नहीं, यहाँ से स्टेम लंबा होता गया और भारी होता गया और ऐसा झुक गया। समझ रहे हो ना बात को? इसलिए हमेशा स्टेम का मूवमेंट सनलाइट की ओर होता है। आई होप दिस इज क्लियर। और इसे हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। ये जो चीज आपको दिख रही है ना, अभी कर्वेचर वाला पॉइंट आया था, इसे हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ कर्वेचर और ये आप अपने एग्जाम में लिखेंगे। इसे हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? हमेशा प्लांट का मूवमेंट सन की ओर क्यों होता है, देखो यही हुआ ना, ऑक्सिजन मूव टुवर्ड्स द डार्कर साइड विल प्रोवाइड द मोर ग्रोथ एंड कॉज द बेंडिंग ऑफ प्लांट। ठीक है, समझ में आ गई बात? आई होप दिस इज। और अगर तो प्लांट पार्ट मूव ऑलवेज, स्टेम ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द लाइट, इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक। और रूट जो होते हैं वो हमेशा सनलाइट के ऑपोजिट मूव करती है, इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव फोटोट्रॉफिक। तो स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक होते हैं और रूट नेगेटिव फोटोट्रॉफिक होती है। ठीक है, चलो आ जाओ, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको ऑक्सिजन का एक्सपेरिमेंट। नाउ जियोट्रॉफिज्म। जियोट्रॉफिज्म जो होता है, अगर आपके लिए स्टिमुलस क्या है, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की मतलब जमीन की ओर कौन जाता है, जमीन की ओर जाती है हमेशा रूट। तो रूट हमेशा क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव जियोट्रॉफिक होती है और स्टेम हमेशा ग्रेविटी के ऊपर जाता है, तो इट इज नेगेटिव जियोट्रॉफिक। अब अगर आप अपने गमले को ऐसा रखेंगे तो आपकी रूट ऐसा मूव करेगी। ठीक है, अगर आप अपने गमले को ऐसा रख देंगे जैसे ये रखा है, तो जहां पर भी ग्रेविटी होगी रूट उधर की ओर मूव करने लगेगी। तो यहाँ पर गमले का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर स्टिमुलस क्या है राजा बेटा, यहाँ पर स्टिमुलस है ग्रेविटी। जिस जगह पर भी रूट को ग्रेविटी फील होगी वहां पर वो ग्रोथ करने लगेगी। तो अगर गमला आप सीधा रखेंगे तो मूवमेंट कैसा होगा, नीचे की ओर। गमला आप टेढ़ा कर देंगे तो मूवमेंट कैसी होने लगेगी, टेढ़ी। तो यहाँ पर ग्रेविटी मैटर करती है, ना कि गमला। तो आपको ये समझना है कि जहां पर भी प्लांट की
रूट को ग्रेविटी फील होगी, उसके डायरेक्शन में वो ग्रो करने लगेगी। ठीक है, समझ, ये एक्सपेरिमेंट है कि हमने पहले गमला सीधा रख के देखा तो रूट सीधी जाती रही, पर जैसे ही हमने गमला टेढ़ा किया तो रूट को ग्रेविटी टेढ़ी फील हुई और टेढ़ा ग्रो करना शुरू कर दी। समझ में आई बात? तो और हमेशा जो स्टेम होता है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। प्लांट जो होता है, प्लांट का स्टेम, वो हमेशा ग्रेविटी के ऑपोजिट तो मूव करता है। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, ये सारी चीजें बता दी मैंने। आगे बात करते हैं कीमोट्रॉफिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। कीमोट्रॉफिज्म क्या होता है? कीमोट्रॉफिज्म मतलब प्लांट के किसी पार्ट का मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल। ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आएगा। ध्यान से देखो इधर। चलो भैया, तो अब अपन देखते हैं कीमोट्रॉफिज्म। कीमोट्रॉफिज्म के लिए मैं एक बहुत सुंदर से डायग्राम बनाए लाला तुम्हारे लिए, आ जाओ, आओ बच्चों। ठीक है, देखो छोटू सा प्यारा सा, ये है मेरा स्टिग्मा। फ्लावर का डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में। ये है स्टाइल, जो कि बहुत स्टाइल मारता है, और ये है बच्चों ओवरी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों अपना क्या, स्टिग्मा। भी रिप्रोडक्शन शुरू करूंगी ना तब समझ में आएगा। तो ये हो गया बच्चों हमारा स्टिग्मा, ये हो गया बच्चों जी हमारा स्टाइल। ठीक है, और ये हो गई बच्चों हमारी ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक, और इसके अंदर होता है आपका ओव्यूल। इसके अंदर होता है ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल, ओव्यूल, ओव्यूल जो सीड होते हैं ना, आपके जो सीड खाते हैं आप या किसी फल के अंदर होते हैं, उनको ओव्यूल ही कहते हैं। और उसके अंदर बैठी होती है एक सुंदर कन्या। ये सुंदर कन्या का नाम होता है एग। ठीक है, एग। ठीक है, एग बैठा होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्वयंवर होता है। स्वयंवर के लिए बहुत सारे महापुरुष लोग आते हैं। ठीक है, बहुत सारे महापुरुष लोग आते हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं पोलन ग्रेन। इन्हें हम कहते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर एक पोलन ट्यूब डेवलप होती है जो हमेशा एग की डायरेक्शन में ही मूव करती है। ये देखो ये। ठीक, और इसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब डेवलप बाय द पोलन ग्रेन ओनली। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके दो पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं, ये होते हैं आपके मेल गैमीट्स। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं, ये याद रखिएगा। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि पोलन ट्यूब का मूवमेंट हमेशा एग सेल की ओर ही होता है। पोलन ट्यूब का मूवमेंट हमेशा कहाँ होता है बच्चों? एग सेल की ओर ही होता है। इधर उधर क्यों नहीं घुस जाती, यहाँ से क्यों नहीं घुस जाती, यहाँ से क्यों नहीं घुस जाती, ऐसा नहीं होता। ध्यान से समझना। दिस एग सेल या दिस ओव्यूल रिलीजेस सम केमिकल। ठीक है, ये क्या निकालती है? रिलीजेस सम केमिकल। क्लियर है? ये कुछ केमिकल्स निकालते हैं। सो दिस ओव्यूल रिलीजेस सम केमिकल कंटेनिंग बोरॉन। ठीक है, इनके पास क्या होता है बच्चों? कंटेन्स बोरॉन। ठीक है, क्या होता है बच्चों? बोरॉन। ठीक है, इसके पास होता है बोरॉन। बोरॉन जो होता है ये केमिकल ओव्यूल निकालता है। मेरे स्वामी मैं इधर हूँ, मेरे पास आओ, धर धर मत चले जाना। तो भैया आपकी पोलन ट्यूब की एंट्री हमेशा एक्सेल की डायरेक्शन से ही क्यों होती है? क्योंकि ओव्यूल और एग निकालता है केमिकल, और वो बुलाता है हाँ आ जा, इधर आ जा, उधर मत जा, उधर कोई नहीं बैठा, मैं इधर बैठी हूँ। तो इसे हम कहते हैं केमिकल ट्रॉफिज्म। तो अगर मैं बोलूँ कि कीमोट्रॉफिज्म क्या है, तो मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग, this is called as chemotrophism because egg cell releases some chemical to attract the pollen tube। ठीक है बच्चों, तो ये जो राजा लोग होते हैं वो हमेशा रानी की ओर मूवमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि रानी जो होती है वो केमिकल निकालती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओवरी इन द ओव्यूल इन द ओवरी शोज द पॉजिटिव कीमोट्रॉफिज्म। समझ में आई बात? तो अगर आप केमिकल के ऑपोजिट मूव कर रहे हो तो नेगेटिव कीमोट्रॉफिज्म, अगर आप टुवर्ड्स मूव कर रहे हो दिस इज पॉजिटिव कीमोट्रॉफिज्म। नाउ अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोट्रॉफिज्म। क्या होता है ये? अगर आपका मूवमेंट पानी की डायरेक्शन में है, बताओ किसका मूवमेंट होता है? रूट जो होती है वो हमेशा पानी के डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, तो रूट क्या हो गई? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म। और लीफ को देखा, लीफ पानी खींचती है नीचे से, तो लीफ हमेशा पानी के या स्टेम हमेशा पानी के ऑपोजिट मूव करता है। तो लीफ हो गई नेगेटिव फोटोट्रॉफिज्म और रूट हो गया पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म। देखो तो फोटो फोटो इतना ज्यादा हो गया। लीफ हो गई, स्टेम हो गया नेगेटिव स्टेम हो गया नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म और रूट हो गई पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म। तो आप कभी भी देखो ना यार, पानी जमीन में डालते हो, जमीन में नीचे रूट फैलती कि नहीं फैलती? रूट ऐसे थोड़ी होती है निकल के बाहर जाए। कुछ हम एक्सेप्शनल रूट्स की बात कर दे जो क्लास 11th में आप पढ़ोगे, बात अलग है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो बेंडिंग ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द वाटर सिग्निफाइज द पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म। देखो नीचे बढ़ी जा रही है, स्टेम ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, तो रूट हो गई पॉजिटिव, रूट क्या हो गई बच्चों? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म। रूट हो गई पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म और स्टेम हो गया नेगेटिव
नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये, ठीक है। अब देखो फाइटो हॉर्मोन्स, फाइटो मीन्स प्लांट, आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लांट विच ब्रिंग्स अबाउट द कंट्रोल। अच्छा ठीक है, तो आपको ये समझा दिया मैंने कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार के मूवमेंट, ठीक है। समराइज करेंगे एक बार समराइज कर लें क्या बच्चों, मैंने एक फ्लो चार्ट बनवाया था, चलो एक बार अपन समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट में मूवमेंट होता है दो प्रकार का, एक बार समराइज कर देगी मैम तो समझ में आ जाएगा। आपके पास प्लांट में दो प्रकार का मूवमेंट होता है। पहला मूवमेंट क्या होता है बच्चों, पहला मूवमेंट होता है ट्रॉफिक मूवमेंट, पहला मूवमेंट है बच्चों ट्रॉफिक मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट इज द ट्रॉफिक मूवमेंट, डन। दूसरा मूवमेंट होता है भाई कौन सा, ट्रॉफिक मूवमेंट, और एक होता है आपका नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है, नेस्टिक मूवमेंट। क्लियर है, ये समझ में आया आपको, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट इज, अब आ जाओ नेक्स्ट इज ट्रॉफिक मूवमेंट में आप लोगों को मैंने पढ़ाया ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ टुवर्ड्स द, growth towards the stimulus, stimulus, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा फोटोट्रॉफिज्म, फोटोट्रॉफिज्म, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कीमोट्रॉफिज्म, कीमोट्रॉफिज्म, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा जियोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म, फिर हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोट्रॉफिज्म, हाइड्रोट्रॉफिज्म, और एक जो अभी छूट गया है उसके बारे में अपन बात करना चाहते हैं। चलो भैया अब नेक्स्ट है अपना थिग्मोट्रॉफिज्म, जो अभी तक मैम ने आपको नहीं बताया है, ठीक है। तो बेटा थिग्मोट्रॉफिज्म और थिग्मोनेस्टी दोनों में अंतर है ना। थिग्मोट्रॉफिज्म का मतलब कि आपका मूवमेंट टच की ओर है और जहां जहां टच मिलेगा वहीं वहीं मूवमेंट होगा, जबकि थिग्मोनेस्टी में या सिस्मोनेस्टी में हमने क्या देखा कि अगर आप माइमोसा प्यूडिका की एक भी पत्ती को छूटते हैं तो पूरी पत्तियां बंद हो जाती है ना, तो वो नेस्टिक मूवमेंट है। थिग्मोट्रॉफिज्म का कहाँ है नोट्स, कहाँ है नोट्स, कहाँ है नोट्स, भूषण भैया कहाँ है नोट्स, बताओ जल्दी। ये थिग्मोट्रॉफिज्म, तो थिग्मोट्रॉफिज्म क्या होता है बच्चों, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ठीक है। और जैसे अरे यार तुम लोगों ने वो देखा होगा ना यार कि घर पे अगर लौकी हो, कद्दू हो, मनी प्लांट हो, ठीक है, तो उनमें क्या करता है कि आप थोड़ा सा लगाए उसको सपोर्ट दे देते हैं, तो उनकी ग्रोथ वहीं वहीं के चारों तरफ होती है जहां जहां पे वो सपोर्ट लगा होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि सपोर्ट यहाँ लगा तो ग्रोथ उधर कर रहे, नहीं, वो हम लोग सपोर्ट दे ही देते हैं उनको। और देखो ये टेंड्रिल्स होता है, टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स वो स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, जैसे ही उसको सॉलिड ऑब्जेक्ट मिलता है उसके चारों तरफ वो ग्रोथ करने लगता है। तो ग्रोथ हमेशा स्टिमुलस के डायरेक्शन में ही होगी, दिस इज द ट्रॉफिक मूवमेंट ओनली, राइट। तो थिग्मोट्रॉफिज्म क्या होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है जो प्लांट शो करता है जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट उसके कॉन्टेक्ट में आता है, जिसकी वजह से उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के चारों तरफ डिफरेंशियल ग्रोथ होती है। डिफरेंशियल ग्रोथ का मतलब स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है, ग्रोथ लंबाई में बढ़ने लगती है, मतलब स्ट्रक्चर लंबाई में बढ़ने लगता है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रॉफिज्म इज द ट्रिंडल, ट्रिंडल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो चारों तरफ किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के घूम जाता है, ये कद्दू में, लौकी में और आपके बिटर गार्ड में, ठीक है, इनमें पाया जाता है, ठीक। प्लांट टेंड्रिल व्हेन केम इन द कांटेक्ट विद द सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये चारों तरफ उसके घूमने लगते हैं और अपनी ग्रोथ शो करने लगते हैं। तो अगर मैं अपने फ्लो चार्ट कहाँ है मेरा, फ्लो चार्ट कहाँ है मेरा, तो ये हो गया अपना भाई ट्रॉफिज्म में क्या क्या हो गया, थिग्मोट्रॉफिज्म, हाइड्रोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म, कीमोट्रॉफिज्म एंड फोटोट्रॉफिज्म। नेस्टिक मूवमेंट में हमने क्या बोला, हम लोगों ने बोला, क्या बोला हम लोगों ने बोला, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट बाय द स्टिमुलस, टूवर्ड्स नहीं लिखा है, बाय द स्टिमुलस, स्टिमुलस, ठीक है, टूवर्ड्स द स्टिमुलस मतलब ट्रॉफिक। इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा बच्चों सिस्मोनेस्टी, ठीक है। सिस्मोनेस्टी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया क्या बच्चों, सिस्मोनेस्टी के अंदर मैंने आपको पढ़ा, इसी को हम थिग्मोनेस्टी पढ़ा था, इसी को हम थिग्मोनेस्टी भी बोलते हैं, जैसे कि माइमोसा प्यूडिका। फिर उसके बाद सिस्मोनेस्टी के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सिस्मोनेस्टी के बाद मैंने आपको पढ़ाया था फोटोनेस्टी एंड थर्मोनेस्टी। तो आई होप कि यहाँ तक की कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो बच्चों अब ये सारी कहानी आपको समझ में आया, ऑक्सीजन वगैरह आपने पढ़ा, तो आप हमेशा देखो आप इस सपोर्ट के चारों तरफ कैसे ग्रोथ कर रहे हो,
इसको क्या भगवान चंडाली चढ़ी है इस पार्ट को कि ये सपोर्ट के चारों तरफ घूमेगा? नहीं, क्योंकि यहीं पर ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज होते जा रहे हैं। देखो यहाँ सब जगह ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज होते जा रहे हैं और वो सब लोग ग्रोथ करते जा रहे हैं टुवर्ड द सपोर्ट। ठीक है, तो ये सपोर्ट ग्रोथ का कारण नहीं है, ग्रोथ का कारण तो हार्मोन ही है, पर ये हार्मोन तभी सिंथेसाइज होते हैं जब इस प्लांट को सपोर्ट मिलता है। तो मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस ड्यू टू द ग्रोथ बाय द हार्मोन। ठीक है, चलो तो इसलिए प्लांट हार्मोन को शुरू कर लेते हैं हम बच्चों। प्लांट हार्मोन क्या है? प्लांट हार्मोन कुछ नहीं है बेटा जी, सब्सटेंस है जो प्लांट में रिलीज होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं और ऑर्गेनिक है, मतलब प्रोटीन वगैरह के बने हुए हैं। ठीक है, और यही इसी की वजह से प्लांट जो होता है वो कोऑर्डिनेट करता है। अब तुम एक बात बताओ मुझे, क्या भाई एक बात बताओ तुम मुझे कि भाई जीवन में कुछ अच्छी चीज जैसे हम खाना खाते हैं, इट इज अ गुड प्रोसेस, पर हम पॉटी भी तो जाते हैं, तो पॉटी निकालना भी तो एक प्रोसेस है। लोग उसे गंदा माने पर फिर भी बॉडी के लाइफ प्रोसेस का पार्ट तो है, सुसु निकालना प्रोसेस का पार्ट तो है। वैसे ही प्लांट में भी कभी अच्छी चीजें होती हैं तो कभी बुरी चीजें होती हैं, और वो दोनों प्लांट का पार्ट ही हैं। जैसे कि पत्तियां आती हैं, गुड थिंग, पर पत्तियां झड़ती हैं, बैड थिंग, पर पत्तियां झड़ेंगी नहीं तो नई पत्तियां आएंगी कैसे। ऐसे ही जब फल आता है तो फल पकता है, उसकी जगह पे दूसरा फल आता है। तो अगर फल पकेगा नहीं, नीचे गिरेगा नहीं, तो उस प्लांट में कभी भी नए फल आएंगे नहीं। नए फल नहीं आएंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा राजा। तो यही बात है कि प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं गुडी गुडी, एक होते हैं प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर रानी बेटा। ठीक है, और एक होते हैं दुष्ट। ठीक है, एक होते हैं दुष्ट। ठीक है, एक होते हैं दुष्ट जो कि होते हैं बेकार। बेकार मतलब जरूरी ये भी है। अब ग्रोथ प्रमोटर जो होते हैं प्यारे प्यारे वाले, ये 3 प्रकार के होते हैं, ACG। ठीक है, इसको हम कैसे याद रखेंगे बच्चों? ACG से या AGC से, जैसे आप याद रखना चाहिए, ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन। और 2 होते हैं खराब खराब वाले, जैसे कि अच्छा देखो, ग्रोथ प्रमोटर के अंदर जो होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर के अंदर बहुत सारे लोग 4 पढ़ाते हैं। इथाइलिन को भी ग्रोथ प्रमोटर को की तरह बिहेव करता है, पर ये ग्रोथ इनिबिटर भी है, तो ना तो बहुत ज्यादा इसको ग्रोथ प्रमोटर में रख सकते हैं, ना तो ग्रोथ इनिबिटर में, और इवन तुम्हारे एनसीईआरटी में है भी नहीं। पर क्योंकि शुभ्रा मैम को पढ़ाना है तो वो पढ़ाएंगी। ठीक है, तो इथाइलिन जो है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगी। कभी कभी ये ग्रोथ प्रमोटर की तरह बिहेव करता है, कभी कभी ग्रोथ इनिबिटर की तरह बिहेव करता है। तो आपके जो प्लांट हार्मोन है वो करीब 2 प्रकार के हो सकते हैं, करीब क्या होते हैं? पहला ग्रोथ प्रमोटर जो ग्रोथ को प्रमोट करता है, स्टेम की हाइट बढ़वाना, फूल खिलवाना, फल वगैरह खिलवाना, मतलब उगाना, रूट बढ़वाना। ठीक है, ये सारी चीजें। दूसरे होते हैं ग्रोथ इनिबिटर, 4 हो सकते हैं इसके, ACGE। ठीक है, AGCE, इथाइलिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन। ठीक है, और आपका ऑक्सिन, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन। इथाइलिन दोनों है, प्रमोटर और इनिबिटर दोनों। और एक होता है पापी ग्रोथ इनिबिटर, जिसे हम एब्सिसिक एसिड या ABA भी कहते हैं। एब्सिसिक एसिड का काम होता है सेनेसेंस करना। सेनेसेंस का मतलब होता है पत्तियों को झड़ाना, एब्सेशन करना, पत्तियों को झड़वाना। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इन दोनों को हम एक साथ क्या करते हैं? प्लांट रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन। इनको हम कहते हैं प्लांट रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन, कुछ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इन्हें कुछ भी कह सकते हैं। वो चीजें जो प्लांट के चीजों को रेगुलेट करे, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करे, उन्हें हम प्लांट रेगुलेटर या हम उन्हें प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। तो रेगुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा चीजें अच्छी अच्छी रहे, बेकार बेकार चीजें भी उसका पार्ट ही हैं। तो जैसे कि प्लांट हार्मोन क्या क्या काम करता है, एक बार मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे क्या क्या करता है। जैसे कि प्रमोशन ऑफ डॉर्मेंसी। प्रमोशन ऑफ डॉर्मेंसी का मतलब ये है कि कुछ हार्मोन्स की वजह से आप चने को डब्बे में रख देते हैं, फिर चना नहीं उगता है, तो जो आपके चने होते हैं उनको डॉर्मेंट स्टेज में, डॉर्मेंट मतलब स्लीपिंग स्टेज में, तो ये स्लीपिंग स्टेज कि आपका चना बिना पानी के ना उगे, इसमें भी वहां पर एक हार्मोन काम करता है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ इनिबिटर हार्मोन, जो ग्रोथ नहीं होने देता। तो डॉर्मेंसी का मतलब होता है स्लीपिंग स्टेज। अगर आपका सीड जो है वो उग नहीं रहा है, डब्बे में रखा रहता है, सीड उग जाता है क्या जी? नहीं उगता। तो डब्बे में रखे रहने पर जो सीड नहीं उगता है उसे हम कहते हैं कि डॉर्मेंट सीड है। ठीक है, आपने चना डाला होगा पानी में तो बहुत सारे चने जो है स्प्राउट हो जाते हैं, पर बहुत सारे नहीं होते। क्यों? क्योंकि डॉर्मेंट ही रह जाते हैं, उनमें वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट ही नहीं होता। ठीक है, दूसरा होता है वही हार्मोन जो होता है वो सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, स्लीपिंग से उसको जगाता है, चलो भैया उगना शुरू करो क्योंकि पानी तुम्हें मिल गया है। उसके बाद कुछ हार्मोन्स की वजह से स्टोमेटा क्लोज होता है, कुछ की वजह से ओपन होता है। जैसे एब्सिसिक एसिड जो आपका ग्रोथ इनिबिटर हार्मोन है, स्टोमेटा को क्लोज करा देता है। जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं वो स्टोमेटा को ओपन कराते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा चीजें अंदर बाहर होती हैं। फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का गिरना, एब्सिसिक एसिड की वजह से। फ्रूट ग्रोथ, ठीक है, फ्रूट का पकना इथाइलिन की वजह से। फ्रूट राइपनिंग इथाइलिन की वजह से। फ्रूट ग्रोथ जिबरलिन और ऑक्सिन की वजह से, साइटोकाइनिन की वजह
वजह से। एजिंग ऑफ द प्लांट किसकी वजह से, एजिंग बुढ़ापा हो रहा है मतलब गड़बड़ है, एब्सिसिक एसिड की वजह से। ट्रॉफिज्म नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट भी आपने देखा ऑक्सिन की वजह से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन ये सारे काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फलों को पकवाना, राइपनिंग कौन करता है, इथाइलिन, डोरमेंट कराना, स्लीपिंग स्टेज पे रखना, एब्सेशन मतलब पत्तियों को झड़वाना, मैच्योरिटी मतलब बूढ़ा करवाना, फ्लावरिंग कराना, जर्मिनेशन कराना, ये सारे काम जो हो रहे हैं वो प्लांट में हार्मोन के ही होते हैं। नाउअडेज मैन्युफैक्चर्ड, इवन जो प्लांट खुद सिंथेसाइज करता है हम लोग वही चीज आर्टिफिशियली बनवाने लगे हैं। इसीलिए आपके कई बार ऐसे फल आ जाते हैं जो टेस्टलेस, आपने देखा होगा बाजार में कई बार ऐसे फल होते हैं जिन पे टेस्ट ही नहीं होता, तो अगर तुम उसमें ज्यादा इथाइलिन डाल दोगे तो वो समय से पहले मैच्योर हो जाएगा, तो पक तो जाएगा पर टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि टेस्ट तो मैच्योरिटी के साथ आता है। जब उसमें शुगर मैच्योर होती है, भाई शुगर मैच्योर नहीं हुई, साइज बढ़ा कर तुमने पकवा दिया, टेस्ट नहीं आता है, ठीक है। तो जो केमिकल प्लांट स्वयं सिंथेसाइज करता है वैसा हम लैब में बनाते हैं और उन्हें हम फाइटो हार्मोन्स या ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं, ठीक है। और लैब में बना लो सारे, भाई जो प्लांट बनाता है वो कम बनाए, हम खुद ही बाहर से छिड़क देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये याद रखो कि जो हम बना रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही एक्शन करते हैं जैसे कि आप नेचुरल वाला करता है, ठीक है। और इन्हें हम ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, हमारे पास है ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। जैसे कि सबसे पहले मैं तुम्हें राजा बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आंखों के तारे, ये चार्ट तुम याद कर लेना, दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले मैं अपने सरताज के बारे में पढ़ूंगी जिसका नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, अभी पढ़ाया था आपको, स्टेम की हाइट बढ़वाता है। तो ऑक्सिन देखो जिबरलिन के अलावा जर्मिनेशन कोई नहीं कराता, तो आपका सबसे पहला तो क्या हो गया, सीड जर्मिनेट हो रहा है क्योंकि जिबरलिन बन रहा है। अगर जिबरलिन नहीं बनेगा प्लांट में तो आपका सीड जर्मिनेट नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सीड जल्दी जर्मिनेट करिए तो कुछ मत करिए, आप एक जिबरलिन हार्मोन, इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी आपको मैं, तो आप जब आप सीड डालते हैं उसके ऊपर जिबरलिन डाल दीजिए तो वो सीड जो है जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा, बाकी कोई जर्मिनेट नहीं करता। उसके बाद मैंने आपको बोला कि इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड दोनों ग्रोथ इनहिबिटर की तरह भी बिहेव करते हैं। तो अगर आपको ग्रोथ करवानी है तो भैया इनकी मत, ये एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन ये ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो ग्रोथ को ये जितने भी हैं, देखो जिबरलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये ग्रोथ प्रमोटर है तो ऑब्वियसली ग्रोथ करवाएंगे। फ्लावरिंग एब्सिसिक एसिड नहीं करता, बाकी सारे करते हैं, ठीक है, फ्लावर करवाते हैं। उसके बाद फ्रूट डेवलपमेंट जो है इथाइलिन तो पकवाता ही, इथाइलिन का काम ही है, जब जानते हो तुमको, जब हमको फ्रूट को वही इथाइलिन डाल दो तो फ्रूट की शुगर मैच्योर नहीं होगी पर पक जरूर जाएगा। तो फ्रूट को मैच्योर करवाना जो है, फ्रूट डेवलपमेंट करवाना, ये सबका काम है एक्सेप्ट एब्सिसिक एसिड। उसके बाद एब्सेशन का मतलब होता है पत्तियों को झड़वाना, तो ग्रोथ इनहिबिटर मैंने बताया ना इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन दोनों काम करता है, जैसे कि फ्लावरिंग करना प्रमोशन का काम है पर इनहिबिटर की तरह भी बिहेव करता है, पत्तियों को झड़वाने का काम भी इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड का है। उसके बाद सीड डोरमेंसी, सीड को स्लीपिंग स्टेज पे कौन लेके जाता है, एब्सिसिक एसिड। तो जितने भी गंदे गंदे काम है जैसे कि सीड को डोरमेंट कराना, पत्तियों को झड़वाना, ये दोनों काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। ग्रोथ कौन करवाता है, चारों हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ जो है, ग्रोथ प्रमोटर जो हार्मोन है वो सारे करवाते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ कौन कौन से हैं हमारे ग्रोथ वाले हार्मोन है, साइटोकाइनिन, जिबरलिन और ऑक्सिन। उसके बाद फ्लावरिंग कौन कराता है, एब्सिसिक एसिड को छोड़कर सारे, फ्रूट का डेवलपमेंट एब्सिसिक एसिड को छोड़कर सारे, एब्सेशन कौन कराता है, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, क्योंकि गंदा काम है। तो ये टेबल याद रख लोगे ना तो सारा काम बन जाएगा, क्लियर है। तो जर्मिनेशन कौन कराता है, जर्मिनेशन तो बेटा जी सिर्फ एक ही आदमी कराता है, जिबरलिन, बाकी कोई नहीं करवाता। मैच्योरिटी कौन करवाता है, मैच्योरिटी आपके करवाते हैं 3 हार्मोन जो कि ग्रोथ प्रमोटर की कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि साइटोकाइनिन, जिबरलिन और एब्सिसिक, साइटोकाइनिन, जिबरलिन और ऑक्सिन। उसके बाद फ्लावरिंग कौन कराता है, एब्सिसिक एसिड को छोड़कर सारे। सीड डोरमेंसी में कौन करवाता है, सीड डोरमेंसी में सिर्फ एब्सिसिक एसिड सीड को डोरमेंट रखता है, बाकी सब सीड को जो है एक्टिव रखने का काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एब्सेशन कौन कराता है, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। तो बेटा जी ये आपको याद रखना है। तो आपके पास 5 मेजर हार्मोन्स हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आ जाइए। तो हमारे पास 2 ग्रुप हैं भाई, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर के अंदर 3 आएंगे, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन। इथाइलिन की कहानी जो है, इथाइलिन को प्रमोटर इनहिबिटर दोनों मानते हैं हम लोग, ठीक है। ग्रोथ इनहिबिटर नंबर 2 है, ठीक है। ग्रोथ इनहिबिटर कौन हो गया, एब्सिसिक एसिड, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इधर आओ, चलो बच्चों, चलो बच्चों, ध्यान से देख रहे हैं ना। देखो नेक्स्ट इज नेचुरली, देखो ऑक्सिन का दूसरा नाम होता है IAA, ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड भी आप बोल सकते हैं, इसका केमिकल नेम है पर ऑक्सिन बोलते हैं, ठीक है। अब तुम याद करो कि मैंने अभी तुम्हें ऑक्सिन का एक एक्सपेरिमेंट भी बताया था।
ऑक्सिन हमेशा टिप पर सिंथेसाइज होता है और उस जगह पे जाता है जहां पर ऑक्सिन नहीं बन रहा है। स्टेम का इलॉन्गेशन करवाने में ऑक्सिन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो फ्रूट की ग्रोथ है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, फ्रूट की ग्रोथ कौन करवाता है? क्या ये फ्रूट की ग्रोथ करवाता है? जी हाँ। क्या फ्लावरिंग कराता है? जी हाँ। क्या ये ग्रोथ करवाता है? जी हाँ। पर क्या जर्मिनेशन कराता है? जी नहीं। क्या ये सीड को डोरमेंट स्लीपिंग में डाल देता है? नहीं। तो क्या क्या हो गया भाई बताओ? फ्रूट की ग्रोथ करवाता है, ठीक है। इवन ट्रॉफिज्म का सबसे बड़ा कारण लाइट जो की वजह से स्टेम उधर मूव करता है, किसकी वजह से? लाइट की ओर स्टेम क्यों मूव करता है? क्योंकि इस लाइट की ओर ऑक्सीजन सिंथेसाइज होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन भर जाएगा, यहाँ पर पूरा ऑक्सीजन भर जाएगा, भारी हो जाएगा, स्टेम उधर मूव करने लगेगा, ठीक है। इट इंड्यूसेस द पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? बहुत सारे ऐसे फ्रूट होते हैं, पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है बिना सीड के फ्रूट का फॉर्मेशन। पार्थेनोकार्पी का मतलब बिना सीड के फ्रूट का फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर आप ध्यान सुनो, यहाँ पर इसका मतलब है कि फ्रूट जिसमें सीड नहीं होते, केले में सीड नहीं होते, तो ऐसा फ्रूट जो कि बिना सीड वाला है वो कैसे बनेगा? वो ऑक्सीजन की वजह से बनेगा। जैसे केले के पौधे में ऑक्सीजन बढ़ाने लगो तो केले की हाइट बढ़ जाएगी और उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं जिबरलिन। जिबरलिक एसिड इनको कहते हैं। इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी मस्त है। जापान में एक बीमारी हुई राइस प्लांट को, जो कि एक फंगस से हुई, जिसका नाम, ध्यान से सुनना, जापान में एक बीमारी हुई राइस के प्लांट को, और राइस के प्लांट में एक फंगस की बीमारी हुई जिसे कहते हैं जिब्रेला फ्यूजिकोराई। बाकी सब तो ठीक था, राइस के उस फंगस को निकाला गया, लैब में ले गए, पर उसमें लोगों साइंटिस्ट ने एक अनयूजुअल चीज देखी कि राइस के प्लांट की हाइट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तो लोगों ने देखा कि ये फंगस एक केमिकल बनाता है जिसकी वजह से प्लांट की हाइट जो है वो बिल्कुल बहुत तेजी से बढ़ गई। फिर साइंटिस्ट ने देखा कि जो ये केमिकल बना रहा है फंगस, वैसा ही प्लांट भी एक केमिकल बनाता है जिसकी वजह से हाइट बढ़ती है। तो बाद में उस केमिकल का नाम जिबरलिन रखा गया, क्योंकि वो केमिकल ही तब आइडेंटिफाई हुआ जब फंगस का आइडेंटिफिकेशन हुआ, इसलिए इसका नाम जिबरलिन है। जिबरलिन जो कि आइडेंटिफाई हुआ एक फंगस से जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई लिख देती हूं मैं, ठीक है। कहां से पता चला? जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ठीक है। जिब्रेला फ्यूजिकोराई, इस फंगस से मिला था ये नाम, ठीक है। क्या क्या करता है बताओ? सीड जर्मिनेट कराता है, फ्रूट का डेवलपमेंट कराता है, स्टेम का भी इलॉन्गेशन करवाता है। सारे तुम्हें याद है, कोई टेंशन नहीं। देखो यहाँ पे देखो, क्या ये सीड जर्मिनेशन कराता है? जी हाँ। क्या ये मैच्योरिटी में करता है? फ्लावरिंग करता है? फ्रूट डेवलपमेंट, ठीक है, तो करता है, सारे लिख दो। सीड जर्मिनेशन में सिर्फ जिबरलिन है बच्चों, ये याद रखना है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ है बच्चों? आ जाओ। देखो, प्रमोट क्या क्या करता है? स्टेम की हाइट बढ़वाता है, सीड का जर्मिनेशन करवाता है, ठीक है। पर देखो, स्टेम की हाइट बढ़वाने में तीनों का रोल है, ऑक्सिन का भी है, जिबरलिन का भी है, साइटोकाइनिन का भी है, ठीक है। और ये फ्रूट के डेवलपमेंट में भी तीनों का रोल है, इवन फ्रूट के डेवलपमेंट में थाइलिन का भी रोल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ऑल्सो प्रमोट द ग्रोथ इन स्टेम एंड फ्रूट। रोसेट प्लांट शोज द प्रोफ्यूज लीफी डेवलपमेंट एंड रिड्यूस द इंटरनोड ग्रोथ, शोज द बॉल्टिंग एंड द फ्लावरिंग व्हेन ट्रीटेड विद द जिबरलिन। रोसेट का मतलब ये है कि कुछ प्लांट ऐसा लंबा बढ़ता है, पर कुछ प्लांट जो होते हैं वो एक ही जगह पर बढ़ते जाते हैं। इसे हम कहते हैं रोसेट प्लांट। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ऑक्सीजन तो स्टेम की हाइट बढ़ा रहा है, पर अगर मान लीजिए रोसेट प्लांट ग्रोथ चाहिए आपको, आप चाहते हैं कि उसी जगह पे फैलता है, शो पत्तियां बहुत ऐसी होती हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि वहीं पे प्लांट ग्रोथ हो तो उसमें छिड़क दीजिए, क्या उसमें छिड़क दीजिए आप जिबरलिन। जिबरलिन की वजह से क्या होता है कि इंटरनोड की ग्रोथ नहीं होती, मतलब स्टेम में जो स्टेम होता है, देखे स्टेम में ये इंटरनोड्स होते हैं, तो जिबरलिन इंटरनोड की ग्रोथ तो नहीं होने देगा, पर चारों तरफ पत्तियों का डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। तो रोसेट प्लांट चारों तरफ ग्रोथ होने के लिए जिबरलिन की जरूरत होती है। ये भी पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करता है, अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ऑक्सिन और जिबरलिन भाई बहन है, बस ऑक्सिन और जिबरलिन में फर्क क्या होता है कि वो जर्मिनेशन नहीं करा सकता, ऑक्सिन ये करा सकता है। साथ में ये क्या करता है? इंटरनोड की ग्रोथ को कम करवा सकता है, मतलब हाइट को कम करा सकता है, और चारों तरफ पत्तियां बढ़वा सकता है, जो कि ऑक्सिन नहीं करता, ठीक है। ऑक्सिन लंबाई बढ़ाने के लिए। साइटोकाइनिन, साइटो का मतलब है सेल, ध्यान से समझना। साइटो का मतलब क्या है बच्चा? साइटो का मतलब है सेल, और काइनिन का मतलब क्या है राजा? काइनिन का मतलब है डिवीजन। तो जो हार्मोन सेल डिवीजन करे उसे हम साइटोकाइनिन कहते हैं। तो पहला यही लिखा है, सेल डिवीजन करता है। ये भी क्या करता है? फ्लावर डेवलपमेंट, स्टेम का इलोंगेशन और फ्रूट का डेवलपमेंट, ये सब करता है। तो ये क्या करता है? प्लेस वाइटल रोल इन मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब
मॉर्फोजेनेसिस का मतलब फिजिकल अपीयरेंस में चेंज कराता है, ठीक है। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस में चेंज कराता है, मतलब स्टेम की हाइट बढ़ाएगा, फ्रूट को बड़ा करवाएगा, फ्लावर को बड़ा करवाएगा, ठीक है, ये सारे काम ये करता है, ठीक है। तो ये क्या करवाता है, डिलेज द एजिंग इन लीफ, ये बुढ़ापा कम करवाता है। क्यों? क्योंकि साइटोकाइनिन निकलता रहेगा तो उस पत्तियों में सेल डिवीजन होता रहेगा, जब तक नई सेल आती रहेंगे तब तक वो पौधा नहीं बूढ़ा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में लगा हुआ प्लांट बूढ़ा ना हो तो उसमें साइटोकाइनिन छिड़कवाइए यार, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, एब्सेसिक एसिड क्लोजिंग करवाता है स्टोमेटा की, ठीक है। और ये फ्रूट की ग्रोथ भी कराता है, मतलब सारे अच्छे अच्छे काम, ये स्टेम की इलोंगेशन, फ्रूट की ग्रोथ, फ्लावर की ग्रोथ, डिलेड द सेनेसेंस, डिलेड द सेनेसेंस मतलब पत्ती झड़वाना कम कराएगा, डिले द एजिंग बुढ़ापा कम कराएगा, और ये मॉर्फोजेनेटिक काम कराता है, मतलब हाइट वगैरह चेंज कराता है, फ्लावर का डेवलपमेंट कराता है क्योंकि सेल डिवीजन करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जिबरलिन के काम लिखे हैं, देखो जिबरलिन क्या क्या करता है, स्टेम और रूट की ग्रोथ करता है, जी हाँ जी हाँ। क्या ये प्लांट जुवेनाइल प्लांट को मतलब छोटे से प्लांट को अडल्ट में कराता है, जी हाँ, ठीक है। क्या ये न्यूट्रिशन प्लांट में बढ़वाता है, जी हाँ, क्योंकि रूट बढ़ेगी तो न्यूट्रिशन खींच लेगी, जी हाँ। क्या ये एमाइलेज एक्टिविटी, जी हाँ, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या ये सीड जर्मिनेशन कराता है, जी हाँ, सिर्फ यही कराता है और कोई नहीं करा सकता। क्या ये कार्पी करवाता है, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जी हाँ, ये भी कराता है, ऑक्सिन भी कराता है। क्या ये पोलन डेवलपमेंट, पोलन ग्रोथ कराता है, जी हाँ, मतलब जितने ग्रोथ के काम है सब वो कराता है। पार्थेनोकार्पी 2 कराते हैं, ऑक्सिन और जिबरलिन। सीड टर्मिनेशन कौन कराता है, जिबरलिन, कोई और नहीं कराता। स्टेम इलोंगेशन कौन कराता है, ऑक्सिन और जिबरलिन ग्रोथ। पर अगर आप सिर्फ स्टेम में जिबरलिन का छिड़काव करने लगे तो इंटरनोड ग्रोथ को कम कर देगा और चारों तरफ लीफ बनवाना शुरू कर देगा। इंटरनोड क्या होते हैं, स्टेम के बीच बीच में इंटरनोड पाए जाते हैं। इथाइलिन, इथाइलिन हमारा ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनिबिटर दोनों है। इथाइलिन अगर किसी कच्चे प्लांट में छिड़क दिया जाए, किसी कच्चे फ्रूट में छिड़क दिया जाए तो वो पकना शुरू हो जाता है। तो फ्रूट को पकवाने में सबसे बड़ा रोल इथाइलिन का होता है। इट इज द ओनली गैसियस हार्मोन, ये एकमात्र गैसियस हार्मोन है, ठीक है। बाकी सब लिक्विड विक्विड है, ये एकमात्र गैसियस हार्मोन है जिसका जिक्र आपके एनसीईआरटी में नहीं है पर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या कराता है, ये भी प्लांट की ग्रोथ कराता है और राइपनिंग ऑफ द फ्रूट कराता है, ठीक है। इट ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ द बड एंड सीड, डोरमेंट कौन कराता है, एब्सिसिक एसिड, उसको तोड़ने का काम कौन कराता है, इथाइलिन। ब्रेकिंग द डोरमेंसी, देखो अभी सब स्पेसिफिक चीजें बताऊंगी मैं, ठीक है। ये क्या करवाता है, इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन लेयर इन द लीव्स। देखो ध्यान से सुनो, जैसे मान लो कि ये एक लीफ लगी है, ठीक है। अब अगर मान लो इस लीफ के बीच में, अगर मान लो इस लीफ के बीच में मैं यहाँ पर कुछ केमिकल बनाने लगूं, ठीक है, तो ये लीफ जो है इससे दूर हो जाएगी और इस लीफ के इस लेयर को हम कहते हैं एब्सेशन लेयर, एब्सेशन लेयर, झड़ने वाली लेयर। तो ये बनवाने का काम भी इसका होता है। ये येलोइंग ऑफ लीव्स करता है और सेनेसेंस ऑफ लीव्स, सेनेसेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, बूढ़ा होना। तो ये बूढ़ा होना भी करवाता है, पत्तियों का झड़ना भी कम कराता है, ठीक है। पर प्लांट को ग्रोथ करवा भी सकता है और प्लांट में फ्रूट राइपनिंग भी करवाता है। एब्सिसिक एसिड, सारे गंदे वंदे काम इनने करना है। डोरमेंट रख दो सीड को, अगर जहां भी छिड़के वहां ग्रोथ नहीं हो पाएगी। स्टोमेटा को क्लोज करना है इन्हें, जिससे पत्तियां झड़ने लगेंगी। साथ में ये क्या करवाता है, प्लांट में फॉलिंग ऑफ लीव्स, जिसे हम कहते हैं क्या, एब्सेशन, जिसे हम कहते हैं एब्सेशन। तो आपका एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन ये दोनों पत्तियों के झड़वाने में मदद करते हैं और ये दोनों पत्तियों के बूढ़ा होने में मदद करते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आपका एब्सिसिक एसिड। नाउ एब्सिसिक एसिड के बारे में एक इमेज मैंने लगाई, अभी पूरा मैं समराइज कर दूंगी, आपको टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो क्या क्या करता है, बड डोरमेंसी, ठीक है, सीड जर्मिनेशन रोक देता है, फ्रूट ओके फ्रूट का डेवलपमेंट, मतलब फ्रूट पक गया है तो उसे झड़वाने का काम, सेनेसेंस एब्सेशन करवाता है, ठीक है। तो कुल मिला के सारे गंदे काम इनके आपको लिख देना है। तो एक बार अपन रिवाइज कर लेंगे तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। रिविजन में मैं आपको ये बता रही हूँ, सबसे पहला क्या हो गया है आपका, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या कराता है, स्टेम इलोंगेशन। ऑक्सिन क्या कराता है, फ्रूट डेवलपमेंट। ऑक्सिन क्या कराता है, स्टेम का डेवलपमेंट। ऑक्सिन जो होता है क्या वो सीड डोरमेंसी करवाता है, नो। क्या वो जर्मिनेशन कराता है, नहीं, ठीक है। ऑक्सिन जो होता है वो ट्रॉफिक मूवमेंट करवाने में भी हेल्प करता है। जिबरलिन स्टेम की हाइट बढ़वाता है, रूट का डेवलपमेंट कराता है, सीड का जर्मिनेशन कराता है, पर इंटरनोड की ग्रोथ को रोक देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ रोसेट प्लांट चारों तरफ अपनी ग्रोथ कर सके। साइटोकाइनिन सारे अच्छे काम कराता है, फ्रूट का डेवलपमेंट,
स्टेम की इलोंगेशन, न्यू लीव्स का आना, न्यू फ्रूट का आना, बुढ़ापे को कम करवाना और हमेशा प्लांट को जवान रखना, क्योंकि सेल डिवीजन कराता रहता है। जब तक आपके शरीर में सेल डिवीजन होता रहेगा तब तक आप कभी भी बूढ़े नहीं रहेंगे, जवान रहेंगे। इंसान के अंदर भी है, अगर आपके अंदर सेल डिवीजन होता रहेगा तो आपकी स्किन टाइट रहेगी और आप सुंदर दिखेंगे। इथाइलिन ग्रोथ प्रमोटर और इनिबिटर दोनों है, फल को पकवाता है, सीड डॉर्मेंसी को तोड़ता है। सीड डॉर्मेंट कौन कर देता है? एब्सिसिक एसिड। बुढ़ापा भी करवाता है, पत्ती झड़वाने में भी मदद करवाता है। एब्सिसिक एसिड सारे गंदे काम करवा लो, ठीक है। इवन पार्थेनोकार्पी में 2 हार्मोन हेल्प करते हैं, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऑक्सिन और जिबरलिन, ठीक है। ये क्या करवाता है? सीड डॉर्मेंट कर देगा, पत्ती झड़वाएगा, पौधे को बूढ़ा करवाएगा, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। स्टोमेटा ओपन कौन कराता है? साइटोकाइनिन। तो इस तरीके से आप रट्टा मार सकते हो, जैसे मैम को रट्टा मारा हुआ है, ठीक है। ओके बच्चों, डन 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 डन, ठीक है। ये देखो, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप दिस इज क्लियर। और एक एक लाइन इसमें लिखी हुई है, अब जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। दिस इज द एनसीईआरटी बूटी जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप देखो, एब्सिसिक एसिड इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हार्मोन जिसकी जो विल्टिंग ऑफ लीव्स करता है, ठीक है, बूढ़ा करवाता है। विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स मतलब झड़वाना, उनको बूढ़ा कर देना, सड़वा देना, ठीक है, ये करवाता है। येलोइंग ऑफ लीव्स करना, ठीक है। तो और उसके बाद कौन कौन से दिए हुए हैं एग्जाम्पल? जिबरलिन, ये क्या क्या करवाता है भाई? ये करवाता है स्टेम की ग्रोथ करवाता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन प्रमोट कराता है, ठीक है। और जो है जहां पर भी ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन में होंगे वहां पर ये रैपिड सेल डिवीजन होगा, सच एज जहां पर फ्रूट और सीड, क्लियर, यहाँ पर ही ज्यादा होते हैं। तो ये हो गया ग्रोथ प्रमोटर। सो बच्चों, टुडे वी हैव कंप्लीटेड द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट। मैंने इस लेक्चर में ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ कवर किया आपको, प्लांट हार्मोन्स एंड प्लांट मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉफिक मूवमेंट। इसके अलावा किसी भी एग्जामिनेशन में कुछ और नहीं आता है। मैंने आपको वो एक्सपेरिमेंट भी बता दिया कि ऑक्सीजन के लिए लोग कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। सनलाइट को जब सन की ओर प्लांट रखते हैं तो क्यों उधर मूव कर जाता है, आपको समझ में आया ना एक्सपेरिमेंट की? ज्यादा से कम की ओर जाता है, तो कम की ओर जाता है तो ऑक्सीजन कलेक्ट होता जाता है, ऑक्सीजन कलेक्ट होगा तो सेल डिवीजन बढ़ेगा, प्लांट ऐसा मूव करता हुआ नीचे झुक जाएगा सन की ओर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अगर किसी को ये लग रहा है बच्चों की ज्यादा तेज हुआ, आप अपनी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। मैंने आपको सब कुछ याद दिलाया, बस ये मेरे बच्चों मेरे लिए ये करते ना कि प्लीज एग्जाम में जाके अच्छे से लिखाना, बस मैं यही चाहती हूँ। और इसी के साथ आपका सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म हुआ। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द एनिमल्स, जिसमें मैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लैंड एंड हार्मोन के बारे में बात करूंगी। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय दिस सेशन मेरे प्यारे बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन। तब तक थैंक यू सो मच एंड टाटा।